तो ये चर्चा इसलिए कि हम एक्चुअली ये 3 लेटर वर्ड SEX सेक्स के नाम से बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं। कई बार हम सच में समझ नहीं पाते कि मतलब बच्चे का सवाल पूछना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है या मेरे पास जवाब नहीं है ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो बच्चा तो जिज्ञासु है, बच्चा तो पैदा ही हुआ है तो उसके पास तो सवालों का भंडार है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो सवाल तो शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इनके जवाब नहीं है और हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि बच्चे ने ये क्या पूछ लिया। और हमारी जो ये भले ही हम मुंह से क्या बोलते हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी ऑकवर्डनेस ये बता देती है कि कुछ गलत हो गया और ये अब इसको सही कैसे किया जाए। तो हम उस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों पे चिल्लाते हैं, ये तुम्हारी ये सब करने की उम्र है, जाओ कार्टून देखो, ये पता नहीं क्या देखा है। हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करते हैं कि तुमने बच्चे को क्या सिखा दिया है, मोबाइल दे के क्यों रखा है इसको, ये क्यों करते हो, वो क्यों नहीं करते हो। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारे साथ मतलब इस माहौल में जबकि हम भी तैयार नहीं है और बच्चे को तो पता ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नीरज जी आप अपना प्लीज ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए, आपका स्पीकर म्यूट पे नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे बड़े सारे सवाल हैं जो एक पेरेंट को बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं। आज इसी सब पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि इस पे हम लोग खुद को तैयार कैसे करें। बहुत सारी जगह पे जब भी मतलब अगर हम देखते हैं मैं एक मदर भी हूँ और मेरी एक बेटी है जो कि अभी टीनेज में एंटर की है, वो जस्ट 14 ईयर्स की कंप्लीट हो रही है, और बेटा है जो टीनेज खत्म करने पे है, वो अब 19 ईयर्स में एंटर किया है। तो ऐसे दोनों बच्चों के साथ मतलब उस दौर से हैं कि जहाँ पे दोनों के साथ बात करना बड़ा मुश्किल सा भी लगता है और समझ नहीं आता था कि कैसे करें। तो मुझे लगा कि कोई भी सेशन देने से पहले ये शुरुआत मैं अपने घर से करूं। और 3-4 साल पहले जब मैंने अवेयरनेस पे काम शुरू किया तो सबसे पहले अपने 15 साल के बेटे को मैंने बात की और उसको समझाने की कोशिश की कि ताकि हम दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो सके कि हम कम से कम कंफर्टेबली बात कर सके। मैं कम से कम ये समझ पाऊं कि मेरा बेटा इस सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर उसके विचार क्या है, वो सोचता कैसे है, क्योंकि अभी तक तो हमारे बीच में कभी इस तरह का कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं। बेटी को अभी जैसे ही वो 14 इयर्स की जस्ट होने वाली है तो मैंने अभी कुछ छुट्टियों में उससे काफी दिन बात की और मैंने उसके साथ भी डिस्कशंस किए। तो बहुत सारे सवाल इन सारी चीजों को लेकर होते हैं कि बच्चों से बात कैसे करें, किस उम्र पे बात करें, क्या बताएं, कितना बताएं, ये सारे सवाल हम सबके मन में चलते हैं ना, चलते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टीनेज के पेरेंट्स हैं, मतलब जिनके घर में एक टीनेज बच्चा है? हाँ, थम्स अप में से दिखा रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो टीनेज के साथ डील करते हैं, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए काउंसलर, जो टीनेज के साथ डील करते हैं? क्या यहाँ पर कोई टीनेज भी है? थैंक यू। कोई यहाँ पर टीनेज भी है जो 13 से 18 साल के बीच में, 19 साल के बीच में, तो वो भी अपना थंब रेज कर दे। कोई नहीं है तो ठीक है। तो हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो फिर हम लोग रखते हैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से। साक्षी एक मुझे दिखाई दे रही है जो टीनेज है। ठीक है, तो आज हम अपना डिस्कशन रखते हैं एज ए पेरेंट्स। तो आपके जो भी सवाल आते रहे ना बीच में, वो आप चैट बॉक्स में डालते रहेगा, बाकी अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। अभी ये वाला जो हुआ अभी जो लॉकर रूम और ये सारी चीजें हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल ये था कि किस उम्र पे बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे बताएं। छोटे से बच्चे, एक छोटा सा वाक्य जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक बार एक बच्चा, 7 साल का बच्चा, अपने पेरेंट्स दोनों बात कर रहे थे और दोनों पेरेंट्स के पास जाके बोलता है कि मम्मी ये सेक्स क्या होता है। अब दोनों पेरेंट्स इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि ये क्या पूछ लिया, मतलब ये ऐसा लगा कि जैसे कुछ आउट ऑफ कोर्स आ गया हो, ये क्या पूछ लिया। अब हस्बैंड ने वाइफ की तरफ देखा, वाइफ ने हस्बैंड की तरफ देखा और उस बच्चे को बोला तेरे पास कोई काम नहीं है, जाके कार्टून देखिए, सब क्या लगा रखा है। उसने कहा तुम अपना मोबाइल देती क्यों हो, ये वो, बहुत झगड़ा हुआ। फाइनली दोनों चले गए। जब शाम रात को बच्चा सो गया तो वो माँ बच्चे के कमरे में गई और उसने जाके देखा कि बच्चा सो रहा है। उसके बराबर में उसकी डायरी रखी है स्कूल की, और उस डायरी में उसका एज, उसका नेम, उसकी क्लास, सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्स वाला कॉलम खाली छूटा हुआ है। तब उसको रियलाइज हुआ कि बच्चा तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस कॉलम में भरना क्या है, लेकिन ये 3 लेटर वर्ड इतना डरा देता है कि जैसे हमारे दिमाग में सीधे एक्ट आने लगता है कि अभी हमसे ये जानना चाहता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को कंफर्टेबल करना है।
सेक्स का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं होता कि हम उसको सिर्फ एक्ट के बारे में नहीं बता रहे, सेक्स बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, सेक्स सेक्सुअलिटी बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। तो एक छोटा बच्चा अगर आपसे पूछ रहा है कि सेक्स क्या होता है, तो आपको सिर्फ उसको यही बताना है कि जब आप पैदा होते हैं या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर ये देखकर बताता है कि वो मेल है या फीमेल है, और वही उसका सेक्स, उसी तरह से उसका सेक्स डिफाइन होता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो अभी क्योंकि आप एज ए मेल पैदा हुए हो और आपको डॉक्टर ने बोला है कि दिखा एज ए तो क्या है कि आप मेल हो, आपकी बॉडी को देखकर तो आपका सेक्स मेल है या आपका सेक्स फीमेल है। इसके साथ एक छोटी सी बात और ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ दो चीजें होती हैं, सेक्स और जेंडर, दोनों बिल्कुल अलग है। सेक्स में मेल और फीमेल होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी के उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देखकर ये बताया जाता है कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, ये लड़का है या लड़की है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे सोसाइटी में बड़ा होता है तो उसका दिमाग अपनी तरह से बड़ा होता है, उसका दिमाग इस तरह से बड़ा होता है कि कोई म्यूट कर ले भाई, जो भी म्यूट है अपने आप को। गीता जी हो गया ना? हाँ ठीक है। तो अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके हार्मोन्स भी उसके अंदर आने लगते हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जैसे मेरी बॉडी जैसे बड़ी हो रही है उसके साथ मेरा दिमाग भी वैसे ही बड़ा हो रहा है। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं लड़की हूँ, मेरी बॉडी लड़की की है और मेरा दिमाग भी लड़की की तरह बड़ा हो रहा है। मुझे लड़कियों वाले काम करना अच्छा लगता है, मुझे कान में पहनना पसंद है, मुझे मेकअप करना पसंद है, मुझे कोई भी ऐसे काम जो लड़कियां करती हैं वो मुझे मुझे अपने बाल बड़े करना पसंद है, जो भी एक जेंडर के लिए डिफाइन काम है मुझे वही सब करना पसंद है। तो यानी कि मेरा सेक्स और मेरा जेंडर सेम है, इसको हम कहते हैं सिस जेंडर। सेम सेक्स सेम जेंडर यानी कि सिस जेंडर। अगर मेरी बॉडी लड़की जैसी है, मेरा सारे ऑर्गन्स लड़कियों जैसे, गीता जी प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए। अगर मेरी सारी बॉडी जो है वो बिल्कुल लड़कियों जैसी है और साथ में मेरा दिमाग वो भी लड़कियों की तरह ग्रो करता है, मतलब मेरा दिमाग लड़कों की तरह ग्रो करता है, मतलब मुझे बॉडी लड़की की है लेकिन मेरे सारे काम लड़कों की तरह करने पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़का हूँ, मेरा दिमाग मुझसे बार बार कहता है मैं लड़की हुई नहीं, मैं तो लड़का हूँ, मैं गलत बॉडी में पैदा हो गया, मैं लड़की हुई नहीं, मैं तो लड़का हूँ। तो मेरा दिमाग लड़कों की तरह ग्रो कर रहा है लेकिन मेरी बॉडी लड़कियों जैसी है। तो ये होता है ट्रांसजेंडर। बॉडी एक है लेकिन दिमाग दूसरा है, तो ये होता है ट्रांसजेंडर। जैसे आपने बहुत आजकल सुना होगा ट्रांसजेंडर के बारे में। तो बॉडी एक तरह से डेवलप होती है, जो मेरा बायोलॉजिकल सेक्स है वो मेरा सेक्स है, सेक्स मेरा लड़की हो गया लेकिन जेंडर मेरा मेल हो गया, ठीक है, तो मैं ट्रांस हो गई, अलग बॉडी है अलग जेंडर है, तो ये ट्रांसजेंडर हो गया। जैसे कि आप अगर कोई लड़के की बॉडी में पैदा हुआ, लड़का है और उसका दिमाग लड़की की तरह है, तो वो भी ट्रांसजेंडर हो गया, वो ट्रांस फीमेल हो गया या ये ट्रांस मेल हो गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि जब हम छोटे थे आपको याद हो कि मम्मी पापा बड़े बहुत बोला करते थे कि अच्छे बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, हमेशा सीधे हाथ से खाया करो, सीधे हाथ से लिखा करो, हर चीज में राइट हैंड यूज किया करो। तो कई बार इसके लिए बड़ी डांट भी पड़ी, बड़ा कभी बहुत ज्यादा गलती करते थे तो पिटाई भी हो जाती थी कि नहीं आपको सीधे हाथ से राइट हैंडेड ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड होना गलत माना जाता था, किसी भी तरह पीट पाट के आपको राइट हैंडेड बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जिन लोगों का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है वो लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, और अब धीरे धीरे हम इस बात को मानने लगे। अब हम लेफ्ट हैंड को गलत नहीं मानते, लेफ्ट हैंडेड लोगों को भी उतना ही नॉर्मल मानते हैं जितना कि राइट हैंडेड लोगों को। सेम इसी तरह समझ लीजिए कि हमारा दिमाग किस तरह से डेवलप होता है, ये हमें अभी हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि जिस बॉडी में हम पैदा हुए हैं उसी बॉडी में उसी तरह से हमारा दिमाग जो है वो डेवलप करेगा। गीता जी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी वजह से, थोड़ा सा या तो बच्चे को अलग कर दीजिए। गीता जी थोड़ा सा प्लीज बच्चे को अलग कर दीजिए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इससे सारा फ्लो टूट जाता है। तो परमानेंटली इनको किया जा सकता है क्या? तुम अपनी तरफ से कर सकते हो। तो अभी मैं बता रही थी कि जैसे कि अब हमें पता चला कि बॉडी अलग तरीके से ग्रो करती है, माइंड अलग तरीके से ग्रो करता है। जिस दिन ये बात भी हमें समझ में आ जाएगी तो हो सकता है जो आज हमारे दिमाग में जेंडर को लेके बहुत सारी बातें हैं कि जिनको हम गलत समझते हैं, हम ट्रांसजेंडर को देखते ही मजाक बनाने लगते हैं, उन पे जोक्स मारने लगते हैं, तो शायद उस दिन हमें ये बात समझ में आएगी कि दिमाग अलग तरीके से ग्रो करता है, तो वो अलग, उसमें किसी का मेरा या आपका कोई बस नहीं चलता। हार्मोन्स वैसे आते हैं, दिमाग वैसे ग्रो करता है, तो इसमें मेरा या आपका कोई बस नहीं चलता, वो जैसा है वो वैसा है। मतलब कुछ फैक्ट्स है जिनको फैक्ट्स की तरह से ही लिया जाना चाहिए,
ना कि उन पे कोई इंटरप्रिटेशन बनानी चाहिए, कोई परसेप्शंस बनाने चाहिए, अच्छा है खराब है। उन्हें नेचुरली ऐसा बनाया गया है, ऐसे वो है। हम इस बात को एक्सेप्ट करने से भी डरते हैं और सामने वाला कोई एक्सेप्ट करता है तो हम उसकी बुलिंग भी करते हैं, उसको डराते भी हैं, उसको शर्मिंदा होने पे मजबूर भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में हिम्मत आ रही है और वो आगे बढ़ के अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो हमारे बच्चे अगर किसी तरह की, मतलब हालांकि बड़ा एक्सेप्ट करना सच में मुश्किल होता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है तो बहुत जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। जैसा वो डेवलप होना चाहता है या जैसा वो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, क्योंकि वही उसका ओरिजिनल रूप है। तो ये समझ में आया कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। ठीक है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। हम जब पैदा होते हैं और मैंने कहा कि हमारा सेक्स डिफाइन होता है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब बाहर से देखते हैं तो आप दूर से बता देते हैं कि गाड़ी का कौन सा मॉडल जा रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी यूनिक होते हैं जिसको देख के आप पहचान जाते हैं कि ये चीज है। तो इसी तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें भी कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन है, कि जैसे लड़का है तो उसमें पेनिस है, स्क्रोटम है, दिखाई दे रहा है, लड़की है तो उसमें वल्वा दिखाई दे रही है, लेबिया मेजोरा माइनोरा। तो जो उसके एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स है वो दिखाई देते हैं, तो हम बता देते हैं कि इसका सेक्स मेल है या फीमेल है। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये सेक्स ऑर्गन के नाम लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्या बोल दिया। बॉडी को भगवान ने बनाया, जो भी है नाम हमने रखे हैं, है ना। अपने ही बनाने ना बनाए नामों पे हम शर्माते हैं। नाम भगवान ने बना के नहीं भेजे, नाम हमने रखे। उसने तो सिंपल एक बॉडी बनाई। अगर हम बच्चे को सिखाते हैं ये आईज है, बड़े खुश हो जाते हैं, देखो मेरे बच्चे को सब आता है, देखो बच्चों बताओ आईज कहाँ होती है, बच्चे ने बताया, सारा परिवार खुशी से तालियां मारने लगता है। नोज कहाँ होती है, ये होता है। अगर वो बच्चा इस नेक के नीचे जाने लगे, या हम वैसे तो सिखाते ही नहीं है उसको, क्योंकि कपड़ों के अंदर तो सब गंदा है, हमने दिमाग में शुरू से एक इमेज बना दी कि कपड़ों के अंदर सब गंदा है, तूने कपड़े नहीं पहने, सबके सामने नंगा घूम रहे, तो शुरू से हमने एक इमेज बना दी कि कपड़ों के अंदर सब गंदा है। अब गंदी चीजों पे तो बात आप करेंगे नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी, अपने दिमाग में पहले इस चीज को बहुत अच्छे से बना लीजिए कि कुछ चीजें गंदी अच्छी होती नहीं है, वो बस होती हैं। ये फैक्ट्स हैं, इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपकी नोज है और कल को इस पे कोई परसेप्शन बना ले कि नोज पे भी कोई सेक्स अपील आने लगे किसी को, तो क्या आप इसको छुपा के घूमेंगे? नोज को तो नोज ही बोलेंगे ना। तो बॉडी ऑर्गन में अगर ये फैक्ट है, मान लीजिए मेरी बेटी है, अब वो ग्रो कर रही है, 14 ईयर्स की हो रही है, उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो मैं उसको 10 नाम लेके बताऊं कि तेरी को ये हो रहा है, तेरे साथ वो हो रहा है, उससे बेहतर है कि मैं उसको पहली बार में सच बोलूं कि बेटा आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो रही है, धीरे धीरे इनका साइज बड़ा हो रहा है, और जैसे आप और बड़े होगे तो आपकी एज के साथ में इनका साइज बढ़ेगा, 16-18 ईयर्स तक इसका साइज बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो मुझे बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज। जब मैं उसको एक बात बता रही हूँ तो मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये वाली फील नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो नॉर्मल है, जो सच है, उसको सच की तरह से बोल दिया कि बेटा ये ब्रेस्ट है, और क्योंकि इसमें कोई मसल्स नहीं होती, कोई बोन्स नहीं होती, तो इसके लिए आपको एक अलग से आपको कुछ इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि आप इनको सपोर्ट कर सको। कोई किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के ब्रेस्ट ज्यादा डेवलप होंगे, किसी के कम डेवलप होंगे। तो भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, आप अलग हो, सारी दुनिया से अलग हो, बहुत सी चीजों में आप अलग हो। आपकी हाइट अलग है, आपके बाल अलग है, आपकी नाक अलग है, आपकी आंखें अलग है, उसी तरह से आपकी बॉडी का साइज भी अलग अलग हो सकता है। इसको सिर्फ इसी तरह से समझना है। कोई अच्छा माने खराब माने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या आपको इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये उसकी दिमाग की प्रॉब्लम है कि वो इसको कैसे देखता है, क्या देखता है। आपके लिए ये बॉडी का एक ऑर्गन है और सिर्फ इतना ही समझना है आपको। हम अपने बच्चों को सबसे पहली बात ईमानदारी से उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में सही तरीके से समझाएं। हर बॉडी पार्ट का जो है जैसा है वैसे नाम रखें। अगर हम नहीं देते ना, तो बच्चे अपनी मर्जी से ऐसे नाम रखते हैं कि कई बार उनके साथ बैठने में शर्म आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे जो है आपस में बैठी हुई, मेरी बेटी और हाथ में पेन लेके ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और सब एक दूसरे को देख देख के हंस रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, और उसकी 2-3 फ्रेंड थे, हंसे जा रहे हैं। मैं सोचू ये क्या है, मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, पेन इज। तो मैंने पूछा हाँ दिस इज पेन? नो पेन इज, पेन है। तो मैंने कहा ये क्या चीज हो, पेन इज पेन। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये पेन को सिंबलाइज कर रहे हैं पेनिस से। तो मैंने उसको बोला कि देखो, एक फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक पेन है,
और इस पेनिस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो बॉडी का ऑर्गन है। अगर मैं इसकी उस तरह से सोचने लगूं तो भी मैं पेन को छू नहीं पाऊंगी, क्या है ये, मतलब मैंने सिंबलाइज कर लिया, मेरे सोचने से हो गया ना, सब कुछ यहाँ से है। अभी मुझे पता है ये पेन है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसका नाम उन्होंने पेन इज करके इसको पेन से सिंबलाइज कर दिया, तो मुझे इसको देख के भी घिन आने लगेगी, या मैं इसको भी देख के हॉ करने लगूंगी, मैं इसको देख के अजीब तरह से स्माइल करने लगूंगी। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ की है, हम किसी चीज पे को कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं। अगर हमने शुरू से कॉन्फिडेंटली बच्चों को बताना शुरू किया कि ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, मतलब, तो आप समझिए कि पहला पहला जो है जो दरवाजा है वो हमने कन्वर्सेशन का खोल दिया। ये जैसे इन्होंने पूछा है कि बच्चे कब से बात कैसे और कब शुरू की जाए, इसके लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद इंडिकेट करती है। जैसे जैसे उसमें चेंजेस देखते हो, आप अपने बच्चे को नहलाते हो, आप अपने बच्चे को तैयार करते हो, बहुत सारी चीजें उसके साथ करते हो, तो आपको सबसे पहले पता चलता है अगर उसकी बॉडी में कोई चेंज होता है। जिस दिन आप वो चेंज महसूस करते हो, जो उसके बॉडीली चेंजेस हैं, जिस दिन आप महसूस करते हो, उसी दिन उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दो। उसी दिन उसको बोलो कि बेटा आपकी चीज ऐसे चेंज हो रही है, जैसे आपके स्क्रोटम का कलर अब चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आपकी अब धीरे धीरे आपकी पेनिस का साइज बढ़ेगा, जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ा है, आपके फेशियल हेयर्स आने लगे, तो आप उसको बताओ कि एक दिन एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे ये आपके फेस पे पूरी बियर्ड और मॉइस्चर आने लगेगा। तो ये आपको कुछ अलग से इसकी क्लास, और सेक्स कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जो आज दे दी और फिर उसके बाद दोबारा बात ही नहीं करनी है। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, धीरे 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 आप धीरे उन चीजों को बताते हो। पहली बार बात करना कब शुरू करना चाहिए, जब आपको, जैसे मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों में प्यूबर्टी यानी कि चेंजेस जो शुरू होते हैं वो 9 इयर्स के अराउंड शुरू होते हैं। तो 9 से 16 इयर्स के बीच में नॉर्मली चेंजेस होते हैं लड़कियों के शरीर में, और 11 से लेकर 19 ईयर या 18 इयर्स के बीच में होते हैं लड़कों के बीच में। तो हम एक बॉर्डर लाइन बना लेते हैं कि 9 से 18 ईयर, यानी कि 9 साल से पहले हर बच्चा सिर्फ बच्चा है, 18 इयर्स के बाद वो बड़ा है, एडल्ट है। इसके बीच में जो है वो एक ट्रांजिशन है, ना तो वो पूरी तरह बड़ा बन पाया है, ना भी वो बच्चा रह गया है। तो ये वाला जो फेज है, हम इसको टीनेज या एडोलेसेंस या प्यूबर्टी वाला जो भी किशोरावस्था बोलते हैं, इस फेज को डील करना माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी बड़ी सारी नई चीजें वो बच्चा भी फेस कर रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे को बहुत मजा आ रहा है उसकी बॉडी, वो भी डरने लगता है, क्योंकि उसके साथ हम बात नहीं करते। देखो कितने सारे, अभी कभी स्कूल में जाती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ कि कितने बच्चों की जिंदगी में मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड एक एक्सीडेंट की तरह से आया। मैक्सिमम बच्चे आज भी, इस जनरेशन के बच्चे भी आज भी हाथ उठा के बताते हैं कि मैम हमें पीरियड्स एक्सीडेंट की तरह से हुए और हम बहुत रोए थे, हमें ऐसा लगा कैंसर हो गया है, हमें ऐसा लगा ये हो गया है, वो हो गया। मतलब आज भी बच्चे, जबकि इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे खुल के बात करते हैं। नॉलेज होना एक बात है, सही नॉलेज होना दूसरी बात है। नॉलेज है ना। आजकल हमारे जितने भी हमारे ताया जी होते थे, चाचा जी होते थे, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, जितने भी हमारे बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, सब जो हमें सिखाते थे, आज वो सारा जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्स कर दिया है हमने इंटरनेट को, गूगल को। अब हम कुछ नहीं बताते, हम मान लेते हैं गूगल में सब देख लिया, इसको सब पता है। पर हम ये नहीं समझ पाते कि उसको क्या पता है, सही पता है, गलत पता है, पता कितना है। खाली पता होना ठीक, सही पता होना बहुत जरूरी है। तो खाली ये आंख बंद करके बैठ जाए कि गूगल सब बताएगा, जिसमें कोई फिल्टर ही नहीं है, वो तो एक बाजार है ना। आपने एक वर्ड डाला, आज भी कितने सारे लोग, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी गूगल पे कुछ लिखती है तो वो उसका एसईओ भी देखती है कि भाई इसके लिए कितने पैसे लगेंगे, तो वो लोगों को लगाते ताकि हमारा सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आए। तो बाजार में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो उसका रिजल्ट ऊपर आता है। हाँ, इतने लुक्रेटिव फोटो डाले जाते हैं, इतने लुक्रेटिव स्लोगन्स डाले जाते हैं कि इवन बड़ा भी एक बार खोले बिना नहीं रह पाता। वो तो बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने ऐसे बाजार में छोड़ दिया है जिसके बारे में हमें भी आज पूरी नॉलेज नहीं है, वो ऐसे बाजार में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में सोचो कि बच्चा कैसे डिसाइड करे क्या खरीदना है, क्या छोड़ना है। उसको तो लगता है सब ले लो, पता नहीं क्या मिल गया है, एक नई दुनिया में घुस गया हूँ, सब कुछ ले लो। तो यहाँ पर हम माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से अब हमें समझ में आनी चाहिए कि बच्चा, हम अगर ये कहते रहे ना कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम खुद आज क्या उस जमाने में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये टीवी इंटरनेट छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं? हम खुद तैयार नहीं हैं, और हम बच्चों को कहते हैं कि तुम हमारे जमाने की सुनो और हमारी तरह से बड़े हो। हर कोई आगे जाना चाहता है, ये सब कुछ आगे ही बढ़ेगा। हमें दौड़ के बच्चे के साथ जाना पड़ेगा। हम ना खुद पीछे, हम पीछे के जमाने में रह नहीं पा रहे, इस जमाने में अनकंफर्टेबल है और बच्चे के लिए परेशान है कि वो आगे निकल गया।
तो अब बच्चा नहीं रुकने वाला है, हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें उसके साथ दौड़ना पड़ेगा। तो जब वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, जब वो ये सारी चीजें देख रहा है, तब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम भी, क्योंकि हमने क्या बना रखा है कि भाई देखना नहीं है, ये सारी चीजें देखनी नहीं है। हालांकि देखते छुपकर सभी हैं, लेकिन हम कभी बच्चों के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हम भी ये चीजें देख रहे हैं। अब क्योंकि वहां पे कोई देखता नहीं है, डिस्कशन नहीं है, तो कोई फिल्टर ही नहीं है। हर चीज में कितना एडवेंचर डाल दो, कितना झूठ डाल दो, कितना एग्जेजरेशन डाल दो, हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अब रजनीकांत की मूवी देखकर आते हैं तो जल्दी से बताते हैं कितना फालतू दिखाता है, भाई रुपये में नोट गोली मारी और सिक्के उछल के आ गए, क्या ऐसा हो सकता है? हम लोग हंस देते हैं क्योंकि हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो पॉर्न साइट है, जो सेक्स जो वीडियोस हैं, उन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे, तो कौन उनको बताए कि वहां भी जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है, सब फेक है। एक बाजार में सारी चीजें नकली बेची जा रही हैं और तुम्हारा अभी इतना टेंडर दिमाग है, तुम समझ ही नहीं पा रहे उन चीजों को। तो ये जो फेज है ना, 10 साल से लेकर और 18 साल के बीच, मतलब 9 साल से मान लेते हैं, 9 साल से 18 साल के जो बीच का फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमें उनको ये बात बतानी है कि जो तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, इससे तुम कैसे अवेयर हो, कैसे हमारे बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे बच्चे को मुझ पर ट्रस्ट हो, कैसे बच्चा मेरी बात सुने। अगर उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। और ये ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब हम सच बोलेंगे। अगर आज एक बार टीचर्स के साथ एक सेशन कर रहे थे, तो हमने सारे टीचर्स से पूछा कि क्या सेक्स एजुकेशन होना चाहिए? सबने कहा नहीं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि जितना बच्चे सुनेंगे उतना उनका करने का मन करेगा। सदियों से यही बात हम सुनते आ रहे थे और हमने ऐसा ही किया कि हमने बात नहीं की। एक समय था जब बच्चों की शादियां हो जाती थी तो उनके पास शायद सवाल इतने होते नहीं थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास स्पाउस होता था, उनकी शादी जल्दी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, आपको समझ में आने लगा कि बॉडी अभी तैयार नहीं है, अभी हमारा दिमाग उतनी तरह तैयार नहीं है, कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है शादी और इन सारी चीजों से। तो धीरे धीरे हमने ये तो बता दिया कि इधर नहीं जाना, इधर जाना है। लेकिन हमने, मतलब सारे लोग एक फ्लो में तो नहीं चल सकते कि इधर नहीं जा, हमने उनको ढंग से रीजनिंग नहीं दी, ढंग से समझाया नहीं। और हमें लगा जैसे हमारे पेरेंट्स को हमने सवाल पूछे, उन्होंने डांट दिया, हमें लगा कि डांट दिया या झूठ बोल दिया। अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, हम क्या करते? हमारे पास इंटरनेट तो था नहीं, ना हमारे पास किताबें थी। अगर उन्होंने बोला ये ऐसे होता है तो भले ही हमें ठीक नहीं लग रहा, हम मानना ही हमारे पास एक ऑप्शन था, और कुछ था ही नहीं। अब जो भी कह दिया उसको मान लिया। आज आपने बच्चे को डांटा, जाओ अपने कमरे में, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। उसने कहा ठीक है, वो अपने कमरे में गया, उसने फटाफट गूगल खोला और देख लिया, अच्छा ये छुपा रहे थे मुझसे, आपने कोई झूठी कहानी सुनाई, उसे जाके देख लिया, अच्छा मुझसे झूठ बोला जा रहा था। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये यहाँ पे धीरे एकदम से हमारा जाने लगा। अब आप उसको जो भी बात बताओगे उसको आपको हर जगह चेक करना है, वो बार बार गूगल खोलेगा। अगर पहली दूसरी बार में उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा उसे सच बोलते हैं, तो शायद वो फिर बार बार चेक नहीं करेगा, वो आपसे बात करेगा। जब मैंने बताया कि टीचर से हमने पूछा कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, तो सब लोगों ने बोला नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सारे टीचर अपने 5 मिनट आंखें बंद करो और अपने टीनेज में जाओ, उस समय में जाओ जबकि आप खुद इस उम्र में थे, 13 से 17 साल के बीच की उम्र के थे। और उस समय सोचो कि आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल क्या आता था। 5 मिनट के बाद हमने उनसे कहा कि एनोनिमसली पेपर पे लिखे और हमें दो। 5 मिनट बाद हमने सबसे पेपर कलेक्ट किया। मैक्सिमम 80 से 90% सवाल सेक्स को लेके थे। लड़कियों की बॉडी को जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, सेक्स क्या होता है, बच्चा कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा सवाल यही थे। फिर हमने दूसरी एक्सरसाइज की, हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों को उस समय में सही जवाब मिले। ज्यादातर ने कहा कि नहीं मिले, झूठी कहानियां सुनाई गई या डांट के भगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं कि अगर आज आप कैसा महसूस करते हो, आज आप वहां पे खड़े हो, जब सवाल वही है, सवाल नहीं चलते, सवाल वहीं खड़े हैं। आज आप निकल के बड़े हो गए, लेकिन आज का टीनेज वहीं खड़ा है, सवाल भी वहीं खड़े हैं, सवाल उसके दिमाग में भी है। आज आप, उस वक्त आपको मैंने उनसे पूछा कि कितने लोगों को लगता था कि जवाब उस समय पे सही जवाब मिलना चाहिए था। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि सही जवाब मिलना चाहिए था, क्योंकि हमें जो मिले, फिर हमने अपने दोस्तों से पूछे जो कि बहुत ही गलत जवाब मिले, इतना एग्जेजरेशन में मिले, बहुत सारे साल गिल्ट में निकल गए, डर में निकल गए, बाद में पता चला वो सब भी बेकार था। तो मैंने कहा आप आपके साथ एक गलती हो चुकी है और आपको ये समझ में आ चुका है कि ये हमारे साथ गलत हुआ। फिर आज के बच्चे के वहीं खड़ा है, उसके पास सवाल भी वहीं खड़े और उसके पास एक वंडर बॉक्स है जहां पर वो गलत इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है।
और पहले सवाल के जवाब नहीं थे तो नहीं थे ना, बात खत्म हो गई। आज इतने जवाब मिल जाएंगे उसके पास कि आपको अगर उसे आपने उसको नहीं बताया कि सही जवाब क्या है, तो आप समझ लीजिए कि गलत रास्ते पे चलने की शुरुआत हो गई है। वो मेरा बच्चा आपके बच्चे के साथ नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहली बात, ऑनेस्टली जवाब दीजिए। भले आप उसको बोल दीजिए कि बेटा बाद में बताएंगे, अभी इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, समय आने पे तुम्हें बता दिया जाएगा। सबसे पहली शुरुआत, उसको बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं। दूसरी बात, सही नाम बताने हैं। यहाँ से हमारा डिस्कशन सही तरीके से शुरू होता है। फिर उसको बताना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस धीरे धीरे आप देखोगे। दूसरा, आपको ये भी बताना है, जब आप ये बताएंगे कि बेटा दोनों की बॉडी, मतलब सिर्फ एक के चेंजेस मत बताइए, दोनों के बारे में बताइए। अगर हो सके तो, जैसे कि घर में भी अगर मेरा बेटा और बेटी है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे बेटे को जब मैंने ये बात बताई थी कि आप बड़े हो गए तो आपको नाइट फॉल होगा, रात में अचानक से आपको इरेक्शन होगा और आपके पेनिस से बहुत सारा ऐसे कुछ डिस्चार्ज निकलेगा, तो डरना मत, वो सबके साथ होता है। बेटी को मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया, बेटे को नाइट फॉल के बारे में बताया। तो अब कभी कभी बेटी भी मजाक में छेड़ देती थी, ओए जाके कच्ची धो देना, कभी गीली पहन के सोता रहा, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन। तो ठीक है, वो उस वक्त मजाक था, लेकिन कम से कम हम घर में आराम से बात कर पाते हैं। जब मेरा बेटा 15 साल का हुआ तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो उसने, मतलब ऐसे पूरे आधे टाइम तो बच्चे को यही डर लगता है ना कि मम्मी पापा पक्का जज कर रहे होंगे और मेरे से निकलवाना चाहते हैं मुझे कितना आता है, और फिर उसके बाद मेरी जो है क्लास लेंगे। तो उसने पूरे टाइम ये कोशिश की कि मुझे नहीं सुनना। मैं उसके पीछे पीछे घूमती रही कि बेटा सुन ले, मेरी बात सुन अब देख। तो उसने नहीं सुना। फिर मैंने धीरे धीरे उसको, मतलब बहुत ही ऐसे अनयूजुअल से वे में, हम खाना खा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, मैंने उससे बात करनी शुरू की। उसने पूरे टाइम ये दिखाया कि मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैंने बताया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ तो सुन ही रहा होगा। लेकिन उस जिस दिन बताया था उसके 1 महीने में मैंने देखा कि उसके और मेरे जो रिलेशन में बहुत चेंजेस आए। वो धीरे धीरे आके मुझसे अपनी बातें डिस्कस करने लगा। वो बताने लगा कि उसके दोस्त इस बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मम्मी डर गए थे, उन्होंने तो ये सोचा, उन्होंने तो वो सोचा, और इस तरह से मैंने उनको बताया कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो नॉर्मल है, तो सबके साथ होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे उसको लगा, उसके अब उसके तो खुद उसके दोस्तों के सवाल भी मैं आंसर करती थी, और उसको ये बात समझ में आई कि बताने से कितना फर्क पड़ता है। आज मेरी मम्मी ने मुझे बता रखा है तो कम से कम मैं डरा नहीं, वरना तो कितने सारे बच्चे डरते हैं इस बात से। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने अपने और उसके रिलेशंस में देखे, और आज हम आराम से बातें करते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम बातें करते हैं। तो ये रिलेशन धीरे धीरे तभी होता है जब आप ऑनेस्टली उसके साथ सच्चे से आप जुड़ जाते हो। लेकिन हम कोई माँ बाप मंगल ग्रह से तो आए नहीं है कि हम अचानक से बदल जाएंगे। हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ नहीं बताया, हमारे टीचर ने कुछ नहीं बताया, और हम तो अचानक से अपने बटन दबाएंगे और नए माँ बाप बन जाएंगे और जिससे हम सब कुछ बताने लगेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सबसे पहले, मतलब एज ए पेरेंट्स, हमें एक दिन में हम भी नहीं बदलने वाले। तो सबसे पहले अपने लिए एक्सेप्टेंस लानी है कि बदलना है, इस बात को स्वीकार करना है कि हमें ही बदलना है, बदलते समय के साथ मुझे बदलना है। तो सबसे पहली बात अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लानी है। दूसरी बात, जो नॉलेज मुझे गलत मिली थी कम से कम मेरे बच्चे को गलत ना मिले। अभी हमारे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो 16 ईयर के थे तो कोई सत्य कथा करके किताब आती थी उनके टाइम में, तो वो पढ़ा करते थे। तो उसमें ना सेक्स की प्रॉब्लम आती थी, तो पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वही पढ़ने में आता था। अब उन्होंने उसमें पढ़ा तो उन्होंने मास्टरबेशन के बारे में पढ़ा। तो उन्होंने जो पढ़ा उसके हिसाब से उन्होंने मास्टरबेशन का, उन्होंने 16 ईयर्स पे बोले मैंने पहली बार मास्टरबेट किया। और उसके बाद जब मैं अब करने के बाद, क्योंकि इतने सारे लोगों से कभी सुना नहीं, तो आप जज करते हो कि क्या मैंने सही किया कि गलत किया। अब उसके बाद वो समस्याएं पढ़ना और हो गया। तो जब उसमें समस्याएं आती थी तो उसमें किसी कहीं उन्होंने पढ़ा कि 100 बूंद खून निकलता है तब जाके 1 बूंद सीमेंट बनता है, ये होता है तो वो बनता है। तो इनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि बहुत ज्यादा, मतलब ये बिठाया गया किसी भी तरीके से कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है अगर आप मास्टरबेट करते हो, क्योंकि इसमें जो आपका सीमन का जो लॉस होता है उससे आपकी बहुत सारी मर्दाना शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा उनके दिमाग में एक डर रहा, और वो हमेशा ये सोचते रहे कि मैं कभी सेक्स लाइफ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी शायद फादर नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे खैर वो भी अपनी डॉक्टर ही बने, और कह रहे थे बहुत सारी बात तो कहते थे, मैं कई बार अकेले में बैठ के अपने पे हंसता था कि मैं क्या सोचता था और क्या चीजें हैं। तो ये जो दूसरी जो मैं आपको बात कह रही हूँ कि जो हमें गलत तरीके से पता चला, ये मान के चलिए कि बच्चा नेट देखने से खाली उसको सारी बातें सही तरीके से पता नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो जो बातें गलतियां मेरे साथ हुई, अपने आप को एक आम इंसान बना के कि बेटा तुम्हारे साथ ये होता होगा, मेरे साथ भी जब हुआ था तो मैं पहली बार मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैं सोचता हूँ कि शायद तुम्हारे साथ ये दिक्कतें ना आए, तो हम लोग इस पे उसको बात कर सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीनेज के पेरेंट्स भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो टीनेज पे के साथ काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं।
तो मैं और डॉक्टर अरुण गुप्ता हम दोनों यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब थोड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं कि आपके दिमाग में अभी तक जितना भी बताया वो आपको पहले तो कैसा लगा, एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए थम्स अप करके, क्लैप वाला साइन बता के अगर आपको समझ में आ रहा है, कहीं मैं बहुत फास्ट तो नहीं निकल रही हूँ, तो मुझे एक बार थोड़ा समझ में आए कि आप लोग जो सुन रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्लो को रखें या हम इसमें क्वेश्चंस ले लें, मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मनीषा शर्मा का मनीषा शर्मा, हाँ मनीषा आप अनम्यूट करके सवाल। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अधिकतर टीन एज में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन तो वो ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कहीं से भी आउटसोर्स से उनको इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है, और वो बैड हैबिट शुरू भी कर दिए, जैसे मास्टरबेट एक बोलते हैं कि टीन एज में नहीं करनी चाहिए बैड हैबिट, तो उसके बाद वो क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, अभी तो मैंने कर लिया, डरे हुए हैं, इन फ्यूचर आगे चल के मतलब कैसे ये खत्म होगा, कितने दिनों तक हमको ये करना चाहिए या करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस का कैसे, अगर आप भी टीन मतलब 16 इयर्स के हैं, 17 इयर्स के हैं, 19 इयर्स के हैं, इस तरह से क्वेश्चन रेज करते हैं कि मैं करूं तो कितना करूं, कितना मेरे लिए हार्मफुल है, कितना ये इफेक्टिव है, कर सकता हूं या नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में लगता जानना है कि चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब डॉक्टर अरुण प्लीज आप देंगे प्लीज। डॉक्टर अरुण पीडियाट्रिशियन है और बच्चों के साथ डील करते हैं। सर आपको अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज एक बार जवाब दे दीजिए। Can you hear me? Can you hear me? सुन रहा है? मुझे क्यों नहीं सुन रहा? सुन रहा है? तो भाई कहाँ गया? कितना मेरा म्यूट कर रखा है क्या? नहीं सर, आप हमने अपने अब आया। हमने आपको म्यूट किया है ना, एक बार तो अनम्यूट कर दो, बड़ा सन्नाटा हो गया था बिल्कुल ही। अब 40 मिनट लगातार सुन गया ना, मुझे कुछ लग रहा है थोड़ा कहा तो बिल्कुल ही सन्नाटा मत करो। हाँ बताइए सर। अच्छा, आपका सवाल ये था मनीषा जी का, आपने स्टार्ट कैसे किया कि 16 साल की एज में कोई ऐसे सवाल पूछता है जिसको पता नहीं था और उसको फिर बाहर से, पहला क्या था 16 साल की एज, तो उसको पता नहीं था, तीसरा आपने कहा बाहर से नॉलेज आता है, और चौथा आपने क्या कहा कि गलत हैबिट डेवलप होती है मास्टरबेशन की। चार इशू यहाँ अलग अलग है ना। फिर आपने डॉक्टर सुरभि का सारा सुना हो शुरू से, तो पहली बात तुम 16 साल की एज तक अगर आप, जैसे इन्होंने बताया कि अगर एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और रिस्पॉन्सिबल टीचर्स अगर पहले से ही इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो 16 साल तक तो पहुंचेगा ही, उसके बहुत पहले इसको पता चल जाएगा कि गलत क्या है सही का, जो आपके हिसाब से, मैं गलत अभी कहा नहीं मैंने। सेकेंडली आपने कहा उसको बाहर से इंफॉर्मेशन, बाहर, पहले तो लेट हुआ, लेट इसलिए हुआ कि हमने उसको एजुकेशन दी नहीं। सेकंड आपने कहा कि उसको बाहर से इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाहर से क्यों मिलती है, क्योंकि हमने खुद नहीं दी इसको, है ना, एज ए पेरेंट नहीं, तभी बाहर से मिली। तीसरा आपने कहा उसको गलत हैबिट पड़ जाएगी मास्टरबेशन। आपने जो वर्ड यूज किया था उसको, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी हुई थी, आप तभी आपके मुंह से गलत वर्ड क्यों निकला कि गलत हैबिट, गलत चीज बिल्कुल नहीं है। आपको इससे कहीं बाहर निकलना पड़ेगा कि प्रीटी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीजें। और चौथी चीज आपने कहा कि उसने ये कितना कितना करना लाइक ठीक है, कितना गलत है। अब जो चीज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है तो ज्यादा कम क्या होता है, अब कितनी वॉक करनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना उठना चाहिए, तो इस तरह का, इट्स लाइक फिजियोलॉजिकल। जब 12-13 साल की एज में आपकी प्यूबर्टी आती है तो आप नेचुरली बॉडी में स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं ना, उनको निकलने का कोई वे आउट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली सेक्स की अर्ज होती है, तो ये नेचुरल और बहुत ही फिजियोलॉजिकल और हार्मलेस वे है। तो ये चार आपके सवाल में चार जवाब थे कि पहला आपको घर से देना है ताकि वो बाहर से न लगे, टाइम से देना है ताकि 16 साल तक ना पहुंचे, तीसरा आपको अपना प्रेजुडिस निकालना है कि वो चीज गलत है, और चौथा आपने ये भी कहा था किस एज में करते हैं, हर एज में करते हैं, ओल्ड एज में भी करते हैं, यंग एज में करते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, 3-4 साल का बच्चा भी, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, वो लेट करके अपना उस पे पिलो पे कुछ रब करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बड़ा चिंता हो जाती है कि ऐसा वो बच्चे क्यों कर रहे हैं, बड़ा एंशियस हो जाते हैं कि या तो उनको लगता है वो सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, या तो उन्होंने कहीं देख लिया है या किसी ने उनके साथ किया इसलिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल थोड़ा सा स्टिमुलेशन से उनको दे गेट काइंड ऑफ प्लेजर फीलिंग, इसलिए करते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल आपकी बातों का जवाब मुझे आपको मिल गया होगा, टाइम से शुरू कर दें,
घर से इंफॉर्मेशन दें, सही इंफॉर्मेशन दें और अपना माइंडसेट भी ठीक करें। ठीक है, तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो सबके लिए समझ लें कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में भी मास्टरबेशन होता है। शायद जैसे कि अगर सेक्स जो होता है उसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दो लोगों के इन्वॉल्वमेंट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेक्स की डिजायर है और आपको लगता है कि कोई लड़की नहीं मिल रही तो हम रेप कर लें, किसी के ऊपर अपने आप को थोप दें, उससे बेहतर है कि मास्टरबेट कर लें। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स में एक अलग तरह का हमारे दिमाग में आने लगता है कि अब इसको बाहर निकलना है। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं, या तो अपने आप से रात में सोते हुए पेनिस इरेक्ट होती है और उससे वो बाहर निकल जाता है, या दूसरा तरीका होता है कि अपने हाथ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको मास्टरबेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक बात बोलूंगी कि अगर किसी बच्चे का दिमाग सिर्फ मास्टरबेशन में ही पड़ा है, उसको लगा है कि मुझे तो मतलब उसके वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है, उसका ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी और काम में मन लगता है, चाहे वो नहीं भी कर रहा है लेकिन दिमाग उसका वहीं पड़ा है कि मुझे ये करना है, वो जगह ढूंढ रहा है, तो ये अपने आप में, जैसे कि बार बार अब आजकल कोविड के चक्कर में थोड़ी देर में दिमाग कहता है हाथ धो के आने, पता नहीं धोए थे थोड़ी देर पहले, नहीं धोए थे। कभी कभी किसी को बीमारी होती है कि वो बार बार जाके दरवाजा ही चेक कर रहा होता है कि देखो मैंने दरवाजा बंद किया। तो अगर आपका दिमाग किसी एक चीज पे अटक जाता है तो ये अपने आप में एक डिसऑर्डर होता है। जितना हम रोकते हैं बच्चा उतना ज्यादा सोचता है कि जल्दी से ज्यादा कर लें कि मम्मी फिर देखेंगे या पापा फिर देखेंगे तो डांटेंगे, तो उसके दिमाग में सारा दिन वही चलता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल चीज है। बच्चे को ये भी नहीं कह रहा कि एनकरेज करो, लेकिन अगर करते हुए देख ले रहे हो या वो करता है तो उसकी समस्या को सुनो, उसे बोलो कोई बात नहीं बेटा, ना इससे कोई कमजोरी आती है ना ही तुम्हारा कोई नुकसान होता है, पर हाँ ये जरूरी है कि हर चीज की एक लिमिट की जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा खाना भी एक लिमिट से ज्यादा, अगर हमारा दिमाग खाने में पड़ा रहता है तो भी हम डॉक्टर को दिखाने आते हैं कि सारा दिन यही चलता रहता है, दिमाग में इससे हटता ही नहीं। तो दिमाग किसी एक चीज में फंस जाए वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका दिमाग जो है वो बच्चे का दिमाग सिर्फ उस चीज में ना रहे। तो सबसे उसका बेहतर तरीका है कि आप उसको ज्यादा टोको मत, सबसे ज्यादा तो बहुत टोको मत, अपने आप को समझो कि इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट करो। नाइट फॉल होना, रात में सोते हुए सीमन का निकल जाना या हाथ से कुछ ऐसा एक्ट करने से सीमन का बाहर निकल जाना जो मैस्टरबेशन है। लड़कियों में अपने क्लाइटोरिस को, जो नीचे वल्वा होता है, वहां पे एक पॉइंट होता है जहां पे रब करने से लड़कियों को प्लेजर मिलता है, उसको फीमेल मास्टरबेशन कहते हैं, वो भी नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कई बार 4-5 साल के बच्चे आप देखते होंगे कि जैसे कहीं घूम रहे होते हैं तो अपनी पेंटी में हाथ डाल के बस सारा टाइम वहां पे हाथ डाले रहता है। तो डॉक्टर से कई बार पूछते हैं कि ये तो सारा टाइम अपनी पेंटी में हाथ डाले घूमते रहते हैं, क्या नॉर्मल, मतलब उनको डर लगता है कि कुछ गलत देख लिया है, कुछ गलत सुन लिया है। तो ये भी, इसमें भी छूने से बच्चों को जब कई बार प्लेजर मिलता है तो वो ऐसा करते हैं, ये भी एबनॉर्मल नहीं है। बहुत पैनिक मत हो जाओ कि क्या कर दिया, नॉर्मल है। उसका ध्यान किसी दूसरी तरह, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तो अच्छा लग रहा है वो तो कर रहा है, मगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और आप इसको नहीं चाहते हो, तो फिर बेहतर है उसका ध्यान किसी, उस पर डांटना या चिल्लाना या परेशान होना नहीं है, उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाइए। आप उसको समझा दीजिए कि भाई इसको किसी खेल में लगा दीजिए, किसी खिलौने जो उससे ज्यादा प्लेजर उसको दे सके। तो अगर बच्चा ये कर रहा है तो ये बच्चे की प्रॉब्लम नहीं, बच्चे के लिए एकदम नॉर्मल है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो हमें अपने आप को ठीक करना है कि इन चीजों को नॉर्मली एक्सेप्ट करना है। फिर इन्होंने दूसरा एक सवाल है मास्टरबेशन में कि रियलिटी, और इससे हम अगर कनेक्ट करें कि जो पॉर्न को लेके किसी ने पूछा है कि पॉर्न में जो हम देखते हैं और उसका रियलिटी से कनेक्ट, जब हम बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे कि आजकल 10th क्लास के बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो पॉर्न देख चुके होते हैं, मैक्सिमम बच्चे पॉर्न देख चुके होते हैं। हम अगर अपना बचपन ध्यान करें तो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि हमने किसी को सेक्स करते हुए देख लिया होता था। गांव में गए, कहीं किसी के कमरे में गलती से घुस गए, कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे, हमें समझ नहीं आता था वो, इसलिए हमारे दिमाग में कभी बहुत घुसा नहीं, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन नहीं आते थे। अब टीवी ने, एडवर्टाइजमेंट्स ने, मतलब अगर बिंदी का भी ऐड आएगा तो उसमें भी सेक्स अपील दिखानी जरूरी है, अगर पंखा भी चलेगा तो उसमें भी सेक्सी, हर जगह सेक्स इतना ज्यादा बेचा जाने लगा है। तो अब हर चीज वहीं से शुरू होती है, मतलब छोटे से छोटा ऐड भी आप देखेंगे ना, वहाँ पे सेक्स बेचा जाता है। तो ये इंटरप्रिटेशन करना हमें टीवी ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया।
अब अगर कोई किसिंग सीन आता है तो आप ऑकवर्ड फील करे नहीं करे, बच्चे के एक्सप्रेशन आप देखो, एकदम से आपको समझ में आएगा कि क्या। तो ये इंटरप्रिटेशन वो उसके जो दिमाग में बन रहा है उसको तोड़ना हमारा काम है। हम अगर बात नहीं करेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन तो हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहेगी ना, हाँ गंदी, या वो जो एक अलग तरह के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। तो आपको ये समझाना है कि रियलिटी वर्ड और जो ये सामने दिख रहा है रियल वर्ड और रील वर्ड में फर्क होता है। हम सारी चीजें, मतलब ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो बहुत पॉर्न देखते हैं और उनके बाद उनको लगता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो तो अप टू द मार्क नहीं है, वो लड़के तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है, लड़के सोचते हैं लड़कियां तो उसमें बहुत, वो तो ऑब्जेक्टिफाई होती है, लड़कियों को तो सामान की तरह से यूज करके दिखाया जाता है। तो उनको लगता है कि वो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं जैसा उन्होंने पॉर्न में देखा, तो वो अपनी जिंदगी में, अपनी सेक्सुअल लाइफ में परेशान रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप उनके ये भ्रम को तोड़ते रहें बीच बीच में, कि सच और ये जो दिखाया जा रहा है, टीवी में दिखाया जाने वाला, मूवी में दिखाया जाने वाला, पॉर्न में दिखाया जाने वाला जो कंटेंट है, इसमें कितना ज्यादा एग्जेजरेशन होता है। कभी भी मौका मिले, कभी भी कोई ऐसा सीन आए टीवी में, तो आपको एक मतलब अगर आप उसको सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों से बात करने की। और अगर आप उससे परेशान हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम है कि इसको सीन को कैसे अवॉइड किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे मौके हमें मिलते हैं जब हम बच्चों के साथ बैठे हो, कोई ऐसा सीन देखें तो आप आराम से बोल सकते हो कितना तमाशा है, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या, एकदम गलत दिखाते हैं, ये तो बिल्कुल रजनीकांत की मूवी को भी माफ कर दिया। तो बहुत सारी बातों से, छोटे छोटे कमेंट से हम उनके दिमाग में ये बात बैठा सकते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और जो रियल लाइफ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब भी कोई भी अपने दिमाग में, इमेजिनेशन की पावर सिर्फ ह्यूमन को मिली है दुनिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर देखें तो तो उसकी इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में डेवलप करें। अब वो इमेजिनेशन उसकी क्या है कि सेक्स तो बिकता है पॉर्न में या किसी भी गूगल पे, तो जिसको जितने ज्यादा उसमें मतलब नया कुछ डाला जाएगा उतना ज्यादा वो ज्यादा बिकेगा। तो इसलिए वो लोग तो हर कुछ नया डालेंगे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन उनका तो पैसा बन जाता है कि थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा, पैसा बन गया। ये बात हम अपने बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है कि ये इस चीजों से कनेक्ट नहीं होता, हम अपनी नॉर्मल रियल लाइफ को इस लाइफ से खराब ना कर लें। राखी कुमारी जी का सवाल। राखी कुमारी। राखी जी, आपका सवाल क्या है? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए। राखी, मैं देख नहीं पा रही हूँ। राखी जी, आपको सवाल पूछना है? अभी हैंड रेज किया था। हाँ, अनम्यूट हो गई। हाँ, राखी कुमारी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। हाँ राखी जी बोलिए, सुन पा रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम, मेरा सवाल था कि कभी कभी टीनेजर्स में हमारे बच्चे जो होते हैं, कभी कभी इस तरह का, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह जो देख लेते हैं, पॉर्न संबंधी जो होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो देखते हैं, फिर देखने के बाद उनका रिएक्शन जो होता है कि अलग तरीके से होता है। तो उस कंडीशन में जब बच्चे हम लोग से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और जब हमने ऐसा करते हुए उन लोग को वो देख लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर अरुण, आप एड्रेस करना चाहेंगे सवाल? अनम्यूट कर दीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दे सर। हेलो। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से राखी जी अभी जो आपने पूछा है सवाल, आप इसी बारे में सुरभि बोल रही थी, फोन को रिलेटेड ही। जब तक मैंने सुना नहीं सवाल इनका वही था जो आप दे रहे थे, फिर भी बता देता हूँ जस्ट कि पहली बात तो ये, इन्होंने कहा जो रियलिस्टिक वर्ड होता है जो और वर्चुअल वर्ड में फर्क होता है। तो अब ये फोन तो इतना इजीली अवेलेबल है, अब तो हर जगह अवेलेबल है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन होता है, हर बच्चे के पास इंटरनेट होता है। तो मेरे लिए भी एज ए पीडियाट्रिशियन गेस करना बहुत मुश्किल है कि किस एज में शुरू कर दिया वो देखना। ऑब्वियसली वो देखे तो प्लस और निगेटिव पॉइंट दोनों ही है उसके, पर ये जो देखने में आ रहा, जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, इसको लेकर के नेगेटिव इफेक्ट बहुत जाते हैं, क्योंकि जो रियलिटीज में दिखाते हैं दैट इज फार अवे फ्रॉम द व्हाट एक्चुअल हैपेंस इनसाइड द बेडरूम। उसको लेके बच्चों में कुंठाएं जिसे कहते हैं, कुंठा आना, कॉम्प्लेक्सेस आना, और इसके दूसरा ये, अगर बहुत जल्दी आपका बच्चा शुरू करता है तो उसका बच्चा कहने का डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसका सीवियर डिस्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम रियलिटी और दूसरी चीजों से। तो अगर अभी बाई चांस आपका सवाल ये था कि
आपके किसी बच्चे ने देखा और आप उसको कन्फ्रंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। मुझे पता नहीं बिहेवियर चेंज किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, पर आपको भी इसको सहजता से लेना है पहली बात तो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आज से 20 साल पहले ऐसा होता या हमारे पेरेंट्स के जमाने में होता तो शायद थप्पड़ ही पड़ जाता सीधा कि क्या कर रहे हो। तो ऐसा ऐसा नेचुरल रिएक्शन होता है कि गलत चीज कर रहे हो, पर आप उसको करने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि आप उससे बचा नहीं सकते। दिस थिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, बच ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको पहली बात उसको बता देना कि भाई ठीक है, इस तरह की चीजें होती है बेटा ये, पर इसमें अगर आपने अपने बच्चों को तब तक सेक्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी, मे बी दैट इज द राइट टाइम टू ब्रेक द आइस। उसको बता दो सारी बातें कि एक्चुअल क्या होता है, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, सेक्स क्या होता है। तो उसमें फिर ये जो इसमें जब पोर्न की बात करें तो पोर्न में नेचुरल जो सेक्स होता है उसके भी बड़े एक्सट्रीम वेरिएशंस होते हैं। हम सब ने देखिए, सबको पता है एक्सट्रीम वेरिएशंस होते हैं, दे आर नॉट नेचुरल। नेचुरल एक्सट्रीम जो वेरिएशंस होते हैं वो उनको बताना पड़ेगा नॉर्मल। दूसरा अननेचुरल सेक्स भी होता है इसके अंदर, पोर्न के अंदर, वो भी बताना पड़ेगा उसमें। तो उनको एक नॉर्मल चीज क्या है, एबनॉर्मल चीज क्या है, इसके बारे में राइट टाइम बताने का। आप ये बोलोगे उससे कहा से फोन देखना ही नहीं और फोन गंदी बात है, शायद वो हो नहीं सकता कभी भी। हर एज में बच्चे करते हैं। गलत सही तो ये अपना, फिर गलत सही का ये आपकी कल्चर पे, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड बहुत कुछ करता है, पर उसको सहजता से लेना है। नंबर 1 उसको बताना है बेटा देख लिया कोई बात नहीं, हर जगह होती है, इसमें जो दिखाया गया था सब कुछ ऐसा ही नहीं होता। सही बता दीजिए इसमें क्या एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल और क्या एक्सट्रीम एबनॉर्मल है, ये बता दीजिए। तीसरा उसको ये बताइए कि ठीक है ये चीजें तुमने देखी, पर बहुत अगर इसमें ज्यादा जाओगे तो दिस विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम द नेचुरल अदरवाइज चीजों, बच्चों का कैरियर का टाइम होता है। ऐसे करके मुझे लगता है सहजता से लीजिए, उसको बहुत बड़ा इश्यू मत बनाइए। अगर आप बच्चों को, शायद उसकी क्यूरियोसिटी आपको खत्म करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप उसको बिल्कुल नेचुरल से बना दो तो क्यूरियोसिटी इसकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर आपने उसको हाइड किया, इसको डाटा, उसको स्कोल्ड किया, तो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो उसको सॉरी, इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि जब कभी आप ऐसा देख लो ना, तो बच्चे पे डायरेक्ट मत बोलो कि आप ये देख रहे थे और मैंने पकड़ लिया। उसको किसी और तरीके से देखो कि आज मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था और उसका बेटा ये देख रहा था, तो मैंने उसको बोला इसमें मतलब इसमें इतना परेशान क्यों हो रही है, ताकि बच्चे को ना आपका व्यू पता चल जाए। अभी उसे पता नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं करेगा। तो उसको ऐसे कुछ बहाना बना के कि वो मेरी भाभी है, उन्होंने फोन किया, या मेरी पड़ोस में या मेरी फ्रेंड ने फोन किया कि उसका बेटा ऐसे देख रहा था, तो मैंने कहा इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है, पर हाँ बच्चे को ये जरूर बता दो कि ये नॉर्मल नहीं होता, ये बहुत एक्सेजरेटेड फॉर्म होती है, इसलिए इनको नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे में ना बच्चे से डायरेक्ट कन्वर्सेशन, और कई बार वर्ड्स नहीं मिलते कि क्या बात बोले, तो किसी और की तरह से, मतलब कुछ और बन के उसको घुमा के उस तरह से बात कर सकते हो कि या एक और तरीका है, जैसे कि मैंने जब अपनी बेटी से बात की थी, तो मैंने देखा कि जब मैं बेटे से बात कर रही थी तो मैं उससे अकेले बात कर रही थी, तो उसमें क्या था कि वो मेरी बात को पूरी तरह से नहीं सुन रहा था। लेकिन जब मैं बेटी से बात की मैंने, तो मैंने उसके साथ उसकी फ्रेंड को भी बिठाया। एक्चुअली बहुत सारी चीजें ना बच्चे पीयर प्रेशर में करते हैं, सब देख रहे हैं, सब पता नहीं क्या देख रहे हैं, उनको चाहे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो शो ऐसे करते हैं कि हम ज्यादा मैचो मैन है, हम ऐसा देख रहे हैं, या लड़कियां ज्यादा दिखाते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें बच्चा पीयर प्रेशर में करता है, आपसे वो डिस्कस नहीं करेगा, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप उसका जो पीयर ग्रुप है उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लो। हो सकता है डायरेक्ट आपसे कन्वर्सेशन में हेल्दी ना लगे, किसी दिन उसके बच्चों को बिठा के कि चलो बच्चों आज थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, अपने आप को वो बना के कि मैंने बचपन में बहुत गलतियां करी और मेरे को बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिली, तो चलो आज मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आपको वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार आप ना हो, तो इसलिए चलो आज इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दोस्त के सामने वो थोड़ा सा ऑब्लिगेशन में और या उसमें, क्योंकि उसको लगता है कि मतलब इस उम्र में अपने माँ बाप पसंद नहीं आते, दूसरे के मम्मी पापा ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, तो वो जो दोस्त आप पे ध्यान देता है ना, उससे कई बार आपका बेटा या बच्चे भी सुन लेते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और जैसे 2 लोगों से अगर आप बात करते हो, 3 लोगों से बात करते हो, तो बच्चे के पास एक जगह भी है जहाँ पे वो अपने डाउट्स दोबारा से पूछ सकता है या दोबारा डिस्कशन कर सकता है। 2 राइट एक डायरेक्शन में सोचने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर आपने सिर्फ अपने बच्चे को बताया, बाकी पूरी क्लास किसी और डायरेक्शन में बात कर रही है, तो वो थोड़े दिन बाद उसको लगेगा कि मेरे को ठीक नहीं पता था। तो 2-3 बच्चों को साथ में बिठा के अगर आप करते हो, तो एक तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, दूसरा बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है, और उसका जो पीयर ग्रुप है वो उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि अब 2-3 बच्चे हैं जो एक ही तरह की बात कर सकते हैं। तो ये मेरा जो दोनों पे एक्सपेरिमेंट रहा, तो मेरा ये फ्रेंड वाला मुझे ज्यादा सक्सेसफुल लगा। तो मैं एक बार बोलूंगी कि अगर ये ट्राई करें तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। अगर राखी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया तो थम्स अप करके या क्लैप करके हमें बता दीजिए कि आप अपने जवाब से सेटिस्फाइड हैं।
आपको जैसा आपने सुना या बाकी किसी लोग को लगता है कि अभी इसमें कुछ गुंजाइश है तो रेज हैंड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आप लोग सेटिस्फाइड है सब जवाब से मैंने जो बोला? हमारे साथ अभी अनुप्रिया है। अनुप्रिया अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और जो भी आप बोलना चाहते हैं प्लीज आ जाइए। हाय डॉक्टर सुरभि, एम आई ऑडिबल? मैं आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं 29 इयर्स की हूँ, अनमैरिड हूँ, सिंगल चाइल्ड। मेरी मॉम 9th-10th को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी और मैंने मास्टरबेशन शुरू किया जब मैं 11-12 इयर्स की थी। मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इस ग्रुप में मोस्टली टीचर्स और पेरेंट्स हैं जो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। मैं एक बच्चे का पर्सपेक्टिव रख रही हूँ उसमें। जैसे कि अभी डॉक्टर अरुण ने बताया कि बच्चे चाहे 3 साल के हों, 4 साल के हों, वो अपने आप को पिलो के साथ रब करना शुरू कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे और जस्ट वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर एक्ट से प्लेजर मिल रहा है तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे याद है मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ खेल रही थी, हम डॉक्टर खेल रहे थे। तो हम उसमें ये खेल रहे थे कि चलो ऑपरेशन करते हैं, जो प्रेग्नेंट है बेबी होगा व्हाटएवर, कुछ ऐसा सा था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि वो पिलो था मैंने अपनी स्टमक के ऊपर टाई कर रखा था, वो कुछ ऐसा रब हुआ कि मुझे एक अलग लेवल का प्लेजर फील हुआ जो मुझे कभी हुआ नहीं और मुझे समझ नहीं आया वो क्या था। बट मुझे इतना पता चल गया कि वो करने के बाद ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। कुछ स्ट्रेस वगैरह था, चाइल्डहुड मेरा इतना नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत ही मीडियम ऑफ एस्केपिज्म बन गया। तो जब मुझे लगता था कि मेरे से स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक पिलो लेना है, उसको रब करना है एंड विद इन स्प्लिट सेकेंड्स मेरा दिमाग नम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मॉम ने मुझे वो करते हुए देख लिया और उन्होंने मुझे बोला कि ये अच्छी चीज नहीं होती है, नहीं करते। और तब से मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे उस टाइम का ध्यान रखना है जब मेरे आसपास कोई ना हो या कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना है, क्योंकि मेरे लिए वो मीडियम ऑफ एस्केपिज्म था। आयरनी की बात ये है कि जब तक मैं 17-18 साल की नहीं हो गई, मैंने साइंस ली हुई थी, कोएड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली के बहुत ही बड़े पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। और वहाँ पे मुझे याद है मेरी क्लास में लड़कों के फोन में पॉर्न बहुत मामूली बात थी, और ये मैं बात कर रही हूँ 2007-2006 की बात कर रही हूँ। तो पॉर्न का एक्सेस था, फिर भी मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता था। पर इस चीज को मास्टरबेशन बोलते हैं या ये मास्टरबेशन है जिससे मुझे वो रिलीफ मिल रहा है, ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। मेरे लिए वो बस एक एक्ट था जो गलत था, जो सबके मतलब ऑब्वियसली घर में छुप के करना है, सबके सामने नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैसेज इतना क्लियरली मुझे बता दिया गया था मेरे मॉम के थ्रू। बट मेरी मॉम जो साइंस की टीचर हैं, जो बायो के लेसन्स लेती हैं, क्लास 10th में रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता था, वो भी पढ़ाती थी, पर उन्होंने मुझे कभी खुल के बताया नहीं कि ये क्या चीज है। और ये चीज मैंने काफी टाइम तक डाउट में रखी कि यार ये क्या होता है। और मास्टरबेशन की बात मैंने हमेशा मोस्टली हश्ड वॉइसेस में ना, अपने जो मेरे लड़के दोस्त थे उनमें खुसफुसाहट में ही सुनी, तो मुझे तभी भी नहीं पता था कि ये कुछ ऐसी चीज होती है। तो एक बच्चे का पर्सपेक्टिव ये होता है कि उसको कुछ नहीं पता, वो खाली स्लेट की तरह है, उसने कुछ फिगर आउट कर लिया किसी भी तरीके से जो उसके लिए काम कर रहा है, उसको किसी ने बोल दिया कि ये गलत चीज है तो वो छुपाएगा। अगर उस टाइम मेरी मॉम ने मुझे ये चीज थोड़ा, क्योंकि उनके पास ऐसा तो नहीं था कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर अगर वो मुझे और थोड़ा बेटर तरीके से उसे बताती तो मैं उस चीज को थोड़ा बेटर तरीके से एक्सेप्ट करती। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर सुरभि ने बोला था कि वो एक तरीके से एडिक्शन इज नॉट द राइट वर्ड, पर लोग बार बार करते हैं क्योंकि तुम्हें वो मीडियम ऑफ एस्केपिज्म मिल रहा है। तो एक टाइम मुझे याद है कि कुछ एक टाइम था जब मेरे को दिन में 2-2, 4-4, 5-5 बारी आई यूज्ड टू डू इट जस्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ। और बीच में फिर सुनने में आया कि ये अब नॉर्मल बात है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो आई थिंक वहाँ पे जो पेरेंट्स का रोल होता है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो मुझे हमेशा ये चीज रहती है कि मेरी मॉम के पास इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने मुझे तभी भी नहीं बताई। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि अगर आप देखें कि अपने बच्चों को वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के साथ, और बहुत चीजें पीयर प्रेशर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो आई थिंक पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो और पेरेंट्स खुल के इस बारे में बात करें ना, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि वो जाके उनसे और अपने मन की बात शेयर कर सके। और मैं ये चीज इतने खुल के इसलिए अभी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं PhD कर रही हूँ पिछले 4 साल से मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे।
और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, मैं इवन डॉक्टर सुरभि के साथ, सच्ची सहेली के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं काम करती हूँ। तो इवन जब हम मेंस्ट्रुएशन की भी बात करते हैं तो हम शुरू मेंस्ट्रुएशन से करते हैं और लड़कियां पहुंच जाती हैं मास्टरबेशन पे, सेक्स पे, प्रेगनेंसी पे। तो मुझे लगता है घर पे ये चीज अगर प्यार से समझाई जाए तो जल्दी समझ में आएगी, रादर कि अगर हम अनवांटेड सोर्सेज से बहुत ही एग्जैजरेटेड तरीके में इस चीज को एनकाउंटर करें। तो दैट इज माय स्टोरी। आई होप उससे कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव अगर आप लोगों को मिल गया हो कि बच्चों का क्या थॉट प्रोसेस होता है इस चीज के पीछे, कैसे वो इवॉल्व होता है। तो पता नहीं, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। मुझे लगता है कि बता सकते हैं कि ये सुन के कुछ ऐसा लगा कि कुछ नई बातें हमें पता चली। मतलब एक्चुअली लड़कियों को तो ग्रो ही ऐसे किया जाता है कि मैस्टरबेशन या कुछ सेक्स की बात करना तो आपके लिए बहुत ही गलत चीज है, लड़कियों को तो करना ही नहीं चाहिए। सीमा योगी जी, अच्छा डॉक्टर अरुण कुछ कहना चाहते हैं सर? ना अनुप्रिया बोले कि अनुप्रिया की बात में दो बातें आई। पहले इन्होंने कहा कि वो जो स्टार्टिंग में इनको एक्सीडेंटली पहले ने डिस्कवर किया द प्लेजर ऑफ मास्टरबेशन, एंड देन शी रियलाइज कि इसको करके स्ट्रेस फ्री होते हैं, ऐसा कुछ बोला, रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि ये बिल्कुल नॉन कंडीशन, नॉन थिंग है। स्टिल आई बिलीव कि सेक्स इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर, तो सो इज द मास्टरबेशन, दिस इज गुड ट्रैंक्विलाइजर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेसफुल हैं और उन्होंने करते तो 3-4 बार करना उस एज में कोई एबनॉर्मल नहीं है। पर यहाँ जो इनकी बातें, इनकी मम्मी ने जब फर्स्ट टाइम इनको करते देखा वहां थोड़ा पेरेंट का रोना था। उन्होंने क्या छुट्टे क्या कहा कि गलत बात है बेटा, गंदी बातें करते नहीं। करना बंद तो नहीं किया उन्होंने, फिर भी करते रहे और नई गंदी बातें। इसी ने अगर आप स्टेप पीछे चलो, ये क्वेश्चन के सोशली आता है कि जो छोटे बच्चे तो घर में न्यूड भी घूमते हैं, तो किस एज के बाद न्यूडिटी शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब बड़ा तो नहीं घूम सकता, सच है कि सबके जेनेटल्स होते हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट अलाउ आफ्टर सर्टेन एज टू समबडी रोमिंग अराउंड न्यूड। तो सेम क्वेश्चन यहाँ आता है, अगर उस बच्चे को बचपन में अगर आप जो आपको सोशली एक्सेप्टेबल, अब इस एज के बाद बच्चे को घर में न्यूड नहीं घूमना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? भाई ठीक है ये बॉडी है, जेनेटल है, पर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, पब्लिकली यू कैन नॉट डू दिस। सेम अगर इनकी मदर उनको कहती कि बेटा जो तुम कर रहे थे ये चीज नेचुरल है, एबनॉर्मल नहीं है, हार्मफुल नहीं है, पर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप सबके सामने कभी ऐसा हो कि ये कहते हैं छुप के करती, तो ऑब्वियसली चीज छुप के हो सकती है। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कि बड़ों का न्यूड घूमना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सेम चीज यहाँ है। तो मदर का रोल यहाँ आता है कि उनको इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर फीलिंग गिल्ट अबाउट इट, शी कुड हैव टोल्ड कि भी नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है बेटा, पर हार्मफुल नहीं है। पर जैसे सुरभि ने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा ना करके डिस्ट्रक्शन ना हो, और दिस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल बट बायोलॉजिकली इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर अरुण, जैसे भी आपने गिल्ट वाली बात बोली, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में कि मैं ये मेरे लिए मीडियम ऑफ एस्केपिज्म हो गया था। बट वो बात जो मेरी मॉम ने मुझे बताई थी कि ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं करती थी और फिर वो गिल्ट मेरे दिमाग में रहता था कि ये मैंने क्या कर दिया। तो वो एक विशियस सी साइकिल बनी रह जाती थी जिससे मैं और परेशान हो जाती थी। तो वो एक अगर डे 1 पे कोई आपको ये कह देता ना कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सब करते हैं, आगे भी तुम करोगे, हार्मफुल नहीं है, पर सोशली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, तो आप जैसे भी करते हो हिडन कमरे में कोई बात नहीं, पर बहुत ज्यादा करके यू शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विद इट, तो वजह आपकी एंजाइटी उस दिन खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोली है। एक सीमा योगी जी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। सीमा योगी जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरा बेटा है 14 इयर्स का होने वाला है, एंड वो अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मैं कैसे मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मतलब मैं उसे मना करूं बात करने के लिए या क्या, क्योंकि ड्यूरेशन हालांकि बात करता है 15 मिनट तक बात करता है दिन में, इतना मैंने इसको कन्विंस कर लिया है कि ज्यादा बात करने से फीलिंग्स बढ़ती हैं ये सब, और ये एज अभी 14 इयर्स के हुआ, तो मतलब मैं कैसे हैंडल करूँ थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे। देखो, एक तो छोटी सी बात जैसे हमने भी बात की थी कि 10 से 16-18 साल की जो उम्र होती है ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन या सेम सेक्स अट्रैक्शन दोनों ही नॉर्मल है। मतलब पहले हमें लगता था सिर्फ अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन नॉर्मल है, अभी धीरे धीरे स्टडीज कहते हैं कि सेम सेक्स अट्रैक्शन भी उतना ही नॉर्मल है, हेटेरोसेक्सुअल या। तो ये अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल चीज है। ये बहुत सारे इंडिकेशन है जो नेचर ने हमें दिए हैं।
दो अलग बॉडीज में दो अलग गैमीट्स बनाए, स्पर्म अलग बॉडी में बनाया, ओवा अलग बॉडी में बनाया, तो उनको पास में लाने के लिए कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी तो होते हैं कि जिससे कि बॉडी आपको बताए। तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। आज के डेट में मतलब जैसे 2-3 तरीके होते हैं कि जैसे एक तो बिल्कुल भी रोकने की जरूरत नहीं है, लड़का अगर बात करता है उसको बस ये बताओ कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तो बहुत लंबे प्लान मत बनाओ कि तुम्हें जिंदगी में से शादी करनी है, क्या करना है। बस एक ऐसा कि तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है जिससे तुम बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो दोस्ती आगे कहाँ जाएगी वो तुम अभी से डिसाइड मत करो, क्योंकि अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हो कि तुम ये तो बिल्कुल ही मत बोलो कि उससे बात मत करो, उसको ये मत कहो, रोकने से चीजें बढ़ती हैं। तो उसको बिल्कुल ये मत बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपके पास एक दोस्त है जिससे आप बातें कर सकते हो। आपकी उसको इस साथ में बताओ कि बेटा जब हम किसी अपोजिट सेक्स के बंदे से, बंदी से या बंदे से, मतलब लड़का लड़की से, लड़की लड़के से बात करती है, तो हमारी बॉडी में एक अलग तरह के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें इसके साथ कुछ बाकी लोगों से अलग फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो, मतलब आप इसमें इस हार्मोन्स में भी बंद होगी, कि आपकी बॉडी सिर्फ इंडिकेट करे, मतलब बॉडी में चेंजेस अभी होने शुरू हुए हैं। तुम 10 साल से 18 साल की उम्र में बहुत सारे और चेंजेस भी आएंगे। इस पूरे टाइम में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी जो भी चीजें हैं वो मैच्योर होती हैं। तो जैसे कि मैं पिछली बार भी मैंने बोला था कि अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो, बोलते हो कि आंखों के लिए ऑपरेशन कराना है, तो वो बोलता है कि पहले नंबर स्टेबलाइज होने दीजिए, जब नंबर स्टेबलाइज हो जाएगा तभी ऑपरेशन करेंगे, वरना तो आंखें खराब हो जाएंगी। तो आप उसको बोलो कि 18 साल की उम्र में आपकी बॉडी स्टेबलाइज होती है, इमोशनली स्टेबलाइज होती है, आपकी बॉडी फिजिकली स्टेबलाइज होती है, हर चीज के लिए आपकी बॉडी स्टेबलाइज होती है। उसके बाद आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करते हो तो चीजें एकदम अलग होती हैं, ठीक है। अभी अगर आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादा सोचते हो कि नहीं मुझे अब इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी सिर्फ बातें करो, अच्छा करो, एक दूसरे की जो प्रेजेंस है उसको उस खुशी को महसूस करो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर तुम इसके साथ कोई बड़ा फैसला लेते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो क्योंकि तुम ही अभी श्योर नहीं हो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, कल हो सकता है तुम इसके पापा का ट्रांसफर हो जाए या कोई अलग स्ट्रीम में चली जाए पढ़ाई में, तो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाओगे, तो तुम्हें बाद में दुख भी होगा। अच्छे दोस्त की तरह साथ में रहो। अभी उसको ये भी समझाओ कि सोशल एस्पेक्ट, इसके साथ लीगल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कंसेंट से भी तुम कुछ करते हो, कल अगर किसी को पता चल जाता है दोनों भी की कंसेंट से भी कर कुछ होता है, तो भी आप पे रेप चार्ज हो सकता है, जो कि आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। एक और चीज जो मैंने पिछली बार भी बताई थी, मैं बीच में, हालांकि इससे थोड़ा लिमिट वो नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, पर मैं बीच में याद आ गया तो बता रही हूँ कि एक समय था जब हमारे को स्कूल से सर्टिफिकेट मिला करते थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना नौकरी या बड़े किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता थे। धीरे धीरे वो समय आने वाला है जब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट चेक किए जाएंगे, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट चेक किए जाएंगे नौकरी से पहले और हमारी किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले। तो कोई भी गलत चीज अगर मेरे मोबाइल में है, कोई भी गलत मैसेज या कोई भी वियर्ड चीजें मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे डिजिटल फुटप्रिंट को खराब कर सकता है। कल मेरी नौकरी, कल मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन भी जा सकता है इन चीजों की वजह से। तो बच्चे को साइबर सेफ रहना भी सिखाइए कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कोई किसी ग्रुप में ऐड ना करे। ये अलग कंटेक्स्ट में बस मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ कि कल किसी ग्रुप में जहाँ लड़कियों के पास बारे में अश्लील बातें चल रही हो, लड़कियों को भी बता दो कि जिस ग्रुप में कुछ इस तरह का चल रहा हो अपने आप को पहले से हटा लो, क्योंकि अगर उस ग्रुप में तुम हो और वो ग्रुप कहीं किसी की नजर में आता है, कितना भी आप डिलीट कर दीजिए सर्वर में सब सेव हो जाता है। किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया वो सेव हो जाता है। आज वो सारे बच्चे पकड़े गए ना, जो लोग सोचते थे कि हमने तो अपनी आईडी चेंज कर दी, तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट आपके पीछे पीछे चलते हैं। तो कोई भी ऐसा काम, इसी तरह जैसे एज पे आप अगर कुछ भी कर लेते हो, चलिए सोशली मैं आप उसको बेटा सोशली मैं इसको तुम्हारे लिए एक्सेप्ट भी कर लूं, लेकिन जो इसका इमोशनल एस्पेक्ट होगा, जो इसका बॉडीली एस्पेक्ट जो तुम्हें या उस लड़की को झेलना पड़ेगा, वो तुम्हारे को ही होगा नुकसान उसका। तो अभी एक लिमिट तक आप साथ में घूमो, खाओ पियो, पिक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जो भी इसके आगे के स्टेप्स हैं वो आपके उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, वो एक बार बैठ के अपने बच्चे के साथ नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली कि डिस्कस कर, बेटा कल तुम्हारे साथ लाइफ चेंज हो रही है तो तुम्हारे मन में 100 तरह के ख्याल आएंगे, तो उन ख्यालों को आने से पहले आप ये भी देख लो कि वो ख्याल आपको कहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके सोशल इम्पैक्ट, उसके इमोशनल इम्पैक्ट, बिहेवियरल इम्पैक्ट, लीगल इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, ये सारे उसके साथ बैठ के डिस्कस कर लो। और ये भी बता दो कि लड़की जो है उसके ऊपर इनका बर्डन आपसे बहुत ज्यादा होता है, तो कभी भी बिना, अगर वो लड़की आगे बढ़े तो भी आप रुक जाओ,
क्योंकि आज तो ये yes. सब इमोशंस में आप कुछ कर लोगे, लेकिन कल हो सकता है कि आपको बहुत गिल्ट हो जिंदगी भर कि आपसे किसी ऐसा कुछ हो गया कि किसी लड़की के लिए किसी और की लाइफ में कुछ उसका बुरा इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी चीजों के लिए अभी तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है, तो इसमें एंटर मत करना, वरना सब चीजों से अलग हो जाओगे। तो बहुत प्यार से चीजें समझाई जा सकती है, अगर शुरुआत तो की ही जा सकती है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी ने एक सवाल पूछा है, रितेश जी हैं शायद, कि ओरल सेक्स क्या नॉर्मल होता है और क्या इसमें भी इन्फेक्शन के खतरे होते हैं, और इन्फेक्शन कैन बी अवॉइड एंड दिस इज नॉर्मल एंड मेल एंड फीमेल। मैं चाहूंगी कि रिकिता इसका जवाब दे। रिकिता। हेलो। रिकिता के बारे में बता दूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस तरह के केसेस इन्होंने कई बार डील किए हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज का जवाब मेडिकल नहीं किया जाता। तो रिकिता जवाब देंगे। रितेश जी। हेलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि आप ओरल सेक्स जो एक ऐसी चीज है जो कि हमें बहुत ज्यादा पॉर्न डिराइव्ड होती है। ओरल सेक्स को लेकर सबसे ज्यादा जो बातें देखी जाती है वो पॉर्न से हमें देखी जाती है। मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, आई एम 29 राइट नाउ एंड आई फर्स्ट केम अक्रॉस पॉर्न एट द एज ऑफ, आई डोंट नो एज तो मुझे याद नहीं, बट मैं क्लास 6 में थी उस समय में। तो मुझे उसमें दिखा था कि ओरल सेक्स होता क्या है। उस समय में कुछ समय बाद जब मैं बड़ी हुई, तो जब मेरा आई थिंक मैं क्लास 10 में थी, तो जो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं उस टाइम डेट करी थी किसी को, तो उसने मुझे कहा कि किसके आगे भी बढ़ना जरूरी होता है। तो मुझे उस समय में समझ नहीं आया कि किसके आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि सेक्स तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो वो बहुत रिस्की मूव है, उसके लिए हम बहुत छोटे हैं। तो मुझे उस समय में समझ नहीं आया कि ओरल सेक्स के बारे में वो बात कर रहा था, क्योंकि मैंने उस समय में जो भी मेरी नॉलेज थी पॉर्न को लेके, मुझे पता नहीं था कि ये भी एक ऐसी चीज है जो करी जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बच्चों को ओरल सेक्स के बारे में बता रहे हैं तो हम उन्हें ये जरूर बताएं उस समय में कि अगर आपने ये देखा है कहीं पर होते हुए, तो सबसे पहली बात तो आपकी चॉइस है कि आप ओरल सेक्स में इंडल्ज होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि पॉर्न में सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी रियल लाइफ में भी हो। पॉर्न का जो आपका असर होता है आपकी लाइफ में, वो ये होता है कि पॉर्न आपको बताती है कि सेक्स जो है इस तरीके से होना चाहिए, आपके लिए पूरा फॉर्मेट सेट कर देती है कि ये सारी चीजें आपकी सेक्सुअल लाइफ में होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है। मेरे ख्याल से ओरल सेक्स में इंडल्ज करने से पहले बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स को कंसेंट ले ली जाए कि क्या दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल हैं भी ओरल सेक्स करने के लिए। क्या दोनों पार्टनर्स को ये करने की इच्छा है भी कि जरूरी है कि नहीं करना है। एक सेकंड रिकिता, मैं थोड़ा सा रोकूंगी। उनका सवाल ये है कि इसमें इन्फेक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए। आई थिंक जहां तक कि इन्फेक्शन की बात है, अगर कॉन्डम लगाकर ओरल सेक्स किया जाए तो इन्फेक्शन का जो डर है वो बहुत सही मायने बहुत ज्यादा जो है आपका। दूसरा, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी अडल्ट भी इन दैट केस सेक्सुअली एक्टिव है, तो दे शुड रेगुलरली गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। क्योंकि लड़कियों के केस में ओरल सेक्स के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का ये एक तरीका है कि आप लोग टेस्टेड जरूर रहें कि इन केस अगर आप ओरल सेक्स, स्पेशली अगर ओरल सेक्स हो रहा है, तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। एक मिनट, मैं बीच में टोक रही हूँ कि सवाल थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। एक बार डॉक्टर अरुण इस पे कुछ अपना, हम इन्फेक्शन पे बात करें तो मुझे आई थिंक वो ठीक है। तो मेरी बात सुनो पहले, थोड़ा सा ना ओरल सेक्स को आप बहुत अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में डालो। जैसे masturbation, it's one of the extension of natural sex. One can get a pleasure from anything, so it can be a choice of both. The large number of cases can be good choice of like both the male and female. ओरल सेक्स दोनों सकते हैं, मेल का भी फीमेल का भी। तो कंडोम का इश्यू आता नहीं, अगर फीमेल करवा रही है तो फीमेल अगर पैसिव पार्टनर है तो फिर द क्वेश्चन ऑफ कंडोम। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं, नॉर्मल हाइजीन हम लोग सभी करते हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी गुड एनफ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्योंकि आप नेचुरल सेक्स भी तो कर रहे हो, तो उसमें अगर आप
देखकर आप नेचुरली, अगर आपका जो सिंपल जो हाइजीन मेंटेन करना है वो काफी होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको स्पेशल कराने की जरूरत। आप नॉर्मल नेचुरल सेक्स करने से पहले आप ब्लड टेस्ट थोड़ी कराते हो। नहीं, दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। एक सेकेंड, दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि पहली बात, ओरल सेक्स अननेचुरल नहीं है। अगर ओरल सेक्स किया जाता है, दोनों की कंसेंट है, किसी को किसी पे थोपना नहीं है कि नहीं सब करते हैं, मैंने पॉर्न में देखा है तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये चॉइस है लड़का या लड़की की, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो ना कंसेंट का इशू अलग है, तो आप रेप भी अलग चीज। एक मिनट मैं समराइज कर रही हूँ बस प्लीज। तो जो अभी रिकिता ने बोला कि ये वाली बात भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों की कंसेंट होना चाहिए, कि ना लड़के को लड़की पे थोपना है कि सब करते हैं तुम्हें करना होगा, लड़की की मर्जी है। वो सेम लड़की के लिए भी है कि ना, तो पॉर्न को देख के ये नहीं सोचना है कि करना जरूरी है। पर अगर कोई करता है तो ये अननेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल नहीं है, ये उतना ही नेचुरल है जैसे कि नॉर्मल सेक्स करना। जो जो प्रिकॉशन आप नॉर्मल सेक्स में लेते हो वही प्रिकॉशन आपको इसमें भी लेनी है। अगर आपको आपका पार्टनर ऐसा है कि जिसको आप नहीं जान, मतलब जैसे स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं कि 18 साल से कुछ लोग हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो और कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, तो ऐसे में प्रिकॉशन लेना हमेशा बेहतर होता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ करें तो आप रोज टेस्ट नहीं कराते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, आप किसी ऐसे जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ के कि आपको लगता है कि आप जिसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता, जिसके पे उतना भरोसा नहीं है, सबसे पहली बात तो कि सेक्स में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जिसके साथ भी आप करें उस पर आप ट्रस्ट कर सके कि कल आपकी कोई एमएमएस नहीं रिलीज कर रहा होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कल या वो आपकी वीडियो नहीं बना रहा होगा। तो अपने बच्चे को अच्छे से समझा दें कि बिना ट्रस्ट के कभी किसी के साथ इसमें एंटर मत करना। और बेहतर यही होता है कि वो आपकी फैमिली वैल्यूज हैं कि भाई आप कहते हो कि शादी से पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपकी फैमिली वैल्यूज है जैसा भी। पर 18 साल से पहले तो बिल्कुल ही नहीं करना होता। कभी भी आप फंस सकते हो, कभी भी इसके लिए बहुत प्रमोट नहीं करना है वीडियो बनाने या किसी चीज के लिए। और दूसरी बात, जो अगर हम कॉलेज गोइंग लोगों की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे की बात कर रहे हैं कि जो 18 साल के ऊपर है और वो सेक्स करना चाहता है, तो वो ओरल, तो ऐसे में बेहतर है कंसेंट और टेस्ट, ये उसके दिमाग में हल्का सा डाल दे कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व है। तो ऐसे में प्रिकॉशन लेना बेहतर है, कंसेंट के बिना नहीं करना है, कि मतलब दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। लड़के के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे समाज में लड़की की कंसेंट को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता। लड़की की कंसेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बात अपने बच्चे को समझाएं कि लड़की की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम कॉलेज वाली बात कर रहे हैं तो मैं रिकिता की बात से सहमत हूँ कि हाँ, उसमें भरोसा, टेस्ट और प्रिकॉशन जरूर ले लें। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ की बात करें तो हाँ, उसमें ये सारी चीजों की जरूरत नहीं आती है। अगला सवाल है कि बच्चों को समझाएं कैसे। अगर शिवम जी, आपका सवाल आपको लगता है कि आंसर हो गया है तो प्लीज क्लैप करके या थम्स अप करके बता दीजिए कि इस पे और कुछ करना है। एक और सवाल है कि एक पूछना चाहते हैं कि मेरी छोटी बहन जो है वो किसी से अट्रैक्टेड फील करती है, तो मैं उसको ये सब कैसे बताऊं। जैसे कि अभी सीमा जी का सवाल था, वो सेम ही बात है कि आप अपने बच्चे के साथ किसी भी बच्चे के साथ, मतलब सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपना एग्जाम्पल लेके कि ऐसा कुछ नया नहीं हो गया कि जो तुम्हारे साथ हुआ, ना तुम्हें डरने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है। जो आप उसको बताओ कि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को भी एक बार इन्फेक्चुएशन हुआ एक लड़के के साथ या ऐसा कुछ हुआ, बाद में समझ में आया कि मेरा बहुत सारा पढ़ाई का नुकसान हो गया, बहुत लोग मुझसे आगे निकल गए, बाद में मुझे समझ में आया कि उसको तो पढ़ना ही नहीं था, वो मेरे भी पढ़ाई खराब कर रहा था। इस चक्कर में अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, अगर आपको लगता है कि वो सपोर्टिव है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हमारे टाइम में भी लव मैरिजेस हुई थी कि जहां हम दोनों साथ में होते थे तो अच्छा पढ़ते थे। तो ये क्योंकि हो सकता है बच्चे को दोनों चीजें समझाओ कि ये आपको तय करना है कि जो आपके साथ, जिसके साथ आप घूम रहे हो, जा रहे हो, वो आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है या आपकी लाइफ से कुछ निकाल रहा है। तो दोस्त या दोस्ती ऐसे लोगों में अच्छी होती है कि जहां आपकी लाइफ में कुछ ऐड हो रहा हो किसी दोस्त के आने से। तो ये सारी चीजें जब आप बच्चे को नॉर्मल एक फीमेल फ्रेंड बनाते हुए भी जो बातें समझाते हो कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वही एक मेल फ्रेंड बनाते हुए भी समझाइए। और उसको बताओ, ये बार बार बताओ कि अभी आपकी बॉडी ट्रांजिशन में चल रही है, जहाँ पे आपकी बॉडी ना मेंटली ना साइकोलॉजिकली और ना पूरी फिजिकली पूरी तरह इतनी डेवलप हुई है कि आप बहुत बड़े डिसीजन आज की डेट में ले पाओ। तो दोस्ती को दोस्ती की तरह से एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन बहुत बड़े डिसीजन अभी इस स्टेज पे मत लो जिससे कि आपको आगे जाके नुकसान ना हो जाए। एक है कि सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज नीड टू बी प्रमोटेड, स्पेशली फादर शुड बी इन्वॉल्व। लड़कियों के लिए ये बहुत कॉमन होता है कि लड़कियों के लिए अपने बेटों को बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे कि अगर पीरियड्स की बात है तो हो सकता है फादर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए,
लेकिन इसी तरह से जैसे मैस्टरबेशन की बात है, लड़कों में नाइट फॉल की बात है, ये सारी बातें हो सकता है एक माँ अपने, देखिए माँ को भी तो कभी उसके भाई ने, उसके बेटे ने, उसके पति ने भी बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत बातें नहीं होती, तो बहुत सारे लोग नहीं बताते, तो हो सकता है उस पे उसकी कंसेप्ट बहुत क्लियर ना हो। तो ऐसे में फादर का आना अच्छा रहता है कि अगर, या इसका एक डिस्कशन हम इस तरह से करें दोस्तों के साथ, जैसे मैंने कहा, तो एक छोटी छोटी बातों में हम इस तरह से इसको लेकर आ सकते हैं। तो हाँ, अगर ये बात फादर बताता है कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, अलार्मिंग क्या है, जैसे कि नाइट फॉल हो रहा है, मैस्टरबेशन हो रहा है, उसके बाद अगर आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, आपके कपड़ों को आपने ढंग से सफाई नहीं किया, आपने जल्दी से छुप छुप के कहीं किया और बाद में आपको गीले कपड़ों में घूमते रहे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए कि मुझे अपनी हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, ये सब करते हुए मुझे कब, जैसे कि अनुप्रिया ने बोला कि वो गिल्ट में नहीं चला जाए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बहुत सारी बात बच्चे चले जाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट की वो अभी इतना मैच्योर नहीं है, तो बेहतर है कि फादर डील करें इन चीजों में, या मदर फादर दोनों मिलके डील करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राखी जी, आपका कोई सवाल है या पुराना वाला आपका हैंड्स अप है जो ये अभी अगर नया है? हेलो मैम। जी जी। हेलो मैम, मेरा एक सवाल है। मैं भी एक काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन होम में, लड़कों का है ये। तो वहां पर जो हमारे यहाँ केसेस आते हैं, अधिकतर केसेस आते हैं रेप केस के जी। तो उसमें जो बच्चे हैं हमारे, तो उसमें से एक बच्चे ऐसे हैं जो रेप केस में ही आए हैं, और वो बच्चा जो है लड़की के पीछे इतना उसका कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा, कि वो चाहते भी उससे दूर नहीं हो पा, बार बार उसका जो है काफी समझाने के बाद भी उसका सारा ध्यान जो है लड़की के ऊपर ही जाता है। और वो कहता है कि मैं उसके बिना, जो लड़की के बिना मैं रह नहीं सकता, मेरी जो लड़कियों का है मुझे आदत लग गई है। तो इस कंडीशन में मैम मैं उसको किस तरह से डील करूं जिससे कि उसका ध्यान जो है इस तरह के केसेस से उसका जो है हट जाए। मुझे लगता है कि ऐसे में ना साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है, क्योंकि एक जो लिमिट होती है जहाँ पे पेरेंट्स, हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ ये कि बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कैसे शुरू किया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे समझा जाए कि मेरे बच्चा सेक्स के बारे में क्या सोचता है, उसकी कोई सोच है भी या नहीं, वो सही तो नहीं सोच रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा है, कि हम इस पे बात करें। लेकिन जो आप कह रही हैं वो एक एबनॉर्मल चीज है, वो एक तरह की बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट की उसको जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हाथ धोने की भी बार बार आदत पड़ जाए, उसी से ध्यान नहीं हटे, तो वो भी बीमारी हो जाती है। दरवाजा चेक करने की आदत हो तो बार बार वही ध्यान रहे, वो भी बीमारी है। तो ये भी, अगर उसका ध्यान उससे वहां से हट ही नहीं रहा है, वो बार बार एक ही चीज के बारे में सोचता जा रहा है, तो ये भी एक तरह का ऑब्सेशन है। तो उसको बेहतर है कि किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास उसका काउंसलिंग होनी चाहिए। मतलब ये, इसको नॉर्मली हैंडल करने की बजाय उसको किसी इस एक्सपर्ट से हैंडल कराना चाहिए। और कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम लोग, मुझे लगता है 1 घंटे से काफी ज्यादा हो गया है, हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो अगर हाँ, एक बस आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इसको अपनी 2 चीजें कर दीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कि ये आपको लगा कि ये यूजफुल है या नहीं, तो एक बार अपने थम्स अप करके या क्लैप करके भी मुझे बता दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम आपस में जुड़े रहें, तो अपना फोन नंबर और अपनी मेल आईडी इसमें डाल दीजिए, ताकि फ्यूचर में एक ग्रुप बना रहे और हम इस पे बात कर सके। खुशी से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको एंजॉय किया। हम लोग के लिए भी बहुत कुछ नया है कि हमने पहले कभी इस तरह के लाइव सेशंस नहीं लिए, हम हमेशा सिर्फ बोलते थे और लोग सुनते थे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड डॉक्टर अरुण के आने से इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई है। तो दीपा जी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? तब तक बाकी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने वो फीडबैक्स डाल दीजिए, और अपने बारे में अपना मेल आईडी और अपना फोन नंबर, ताकि हम फ्यूचर में भी जुड़े रहें। और आपको कोई सवाल पूछना है तो फिर हम आपस में, मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगी या एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जिसमें अपना नंबर मैं शेयर कर दूंगी, आप बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है तो। दीपा जी का सवाल तब तक है तो आप प्लीज बताइए। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है अभी? नहीं, वो शायद उनके साथ बच्चा है तो वो बार बार दबा देता है। तो सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये 1 घंटा। और फ्यूचर अगर, अच्छा एक बात ये बताइए कि आपको लगता है कि इसका कोई रिपीटिशन होना चाहिए 15 दिन या महीने बाद? क्योंकि अभी बात सुनना बहुत आसान है, लेकिन जब ग्राउंड में जाएंगे, बच्चों के सामने खड़े होंगे, तो कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितना होगा,
ये बात थोड़ी सी अभी भी समझ, मतलब जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि 15 दिन या 20 दिन बाद हम इस बार एक बार फिर से मिले और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि कहाँ दिक्कत प्रैक्टिकली आई। सुनने में अच्छा लगना एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज को करना दूसरी बात है। तो ये बात हम देखें कि हमें एक्चुअल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई। अगर आपको लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप इसमें चाहते हैं कि दोबारा ये सेशन हो 15 दिन बाद या महीने बाद, तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। एंड कुछ डॉक्टर अरुण आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई एक लास्ट बस मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जब भी बच्चों से बात करें तो कोशिश ये करिए कि अपने एग्जाम्पल या अपने किसी नोन के एग्जाम्पल से बात करिए। ऐसा ना लगे उसको कि मैं एक अलग वर्ड का बंदा हूँ और ये एक दूसरी वर्ड के बंदे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हम एक ही दुनिया में रहते हैं, हम दोनों सेम प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ, तुम फेस कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा इसमें बेहतर मददगार हो सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। तो उसको ये भरोसा उसको आपके ऊपर आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप उससे 1 to 1 बात करेंगे और अपने खुद के एग्जाम्पल देके बात करेंगे। ये एक अच्छी बॉन्डिंग आपके बीच में क्रिएट करेगा। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि प्लीज आप शुरू करिए और अपने एग्जाम्पल से शुरू करिए। डॉक्टर अरुण कुछ कहना चाह रहे थे? ये बाकी तो अच्छा था सेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा और ऑलमोस्ट 40 लोग थे हम लोग इसके अंदर। पर मुझे लगता है थोड़ा सा ना ये डायलॉग कम था, तो आप लोगों के पास सवाल कम थे। अगली बार थोड़ा सवाल और लेकर के आइए, तभी उसका ज्यादा मजा आएगा सेशन का। इंस्टेड ऑफ मोनोलॉग लेट अस मेक इट डायलॉग। और जितनी भी क्यूरियोसिटीज हो, तो बहुत कम लोगों ने सवाल पूछे, 40 में से 4-5 लोगों ने पूछा, तो ज्यादा मजा आएगा अगर इफ यू कैन मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर बहुत सारे और सवालों के साथ मिलेंगे। तो प्लीज जाने से पहले अगर फिर भी कोई सवाल है, अभी हम हैं यहाँ पर, आप जब तक लोग अपने कमेंट्स लिख रहे हैं तब तक आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं, वरना तो आपने जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए अपने कमेंट्स और अपना फीडबैक। एंड साथ में हम कब मिलेंगे दोबारा, इसके लिए अपना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए उसके बारे में। सीमा जी पूछ रही है कि क्या मैं और पेरेंट्स को इनवाइट कर सकती हूँ? बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि ये सेशन सक्सेसफुल रहा और हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए, आपको कोई फायदा हुआ, तो मुझे लगता है कि 4 लोग बदलने से तो नहीं बदलेगा। आप कोशिश करिए कि खुद भी बात करें लोगों से और इस तरह के सेशंस में और लोगों को भी इन्वॉल्व करें। हम इसको और फ्रीक्वेंट भी कर सकते हैं। और जैसे सर ने बोला कि अच्छा होगा कि अपने सवाल पहले से तैयार करके लाइए, ताकि आपको भी बहुत मजा आए। अभी क्या है कि वो सिर्फ सुनने में कई बार बोरिंग भी लग सकता है, पर पहली बार है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मतलब पहली बार टॉपिक ही ऐसा है कि आपको लगता है कि सामने वाले से सवाल पूछा जाएगा कि नहीं, वो कुछ ऐसा तो नहीं समझ लेगा, वैसा तो नहीं समझ लेगा, तो आप भी थोड़ा डरे हुए होते हो सवाल के बारे में। तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो सवाल लेके आइए। अगर आपको लगता है बोल नहीं पा रहे तो टाइप कर दीजिए, प्राइवेटली आप मुझे भेज सकते हैं। हाउ कैन अवेयर गर्ल्स अबाउट पीसीओडी सो दैट पीसीओएस कैन बी अवॉइडेड? आज के टाइम में पीसीओएस का सबसे जो मेन रीजन है वो है स्ट्रेस। लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हमें सब कुछ कंप्यूटर पे चाहिए, बटन दबाएं एंटर, बटन दबाएं डिलीट। लाइफ में हर चीज हम ऐसे ही चाहते हैं। तो ये स्ट्रेस की ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, इससे बच्चे को बाहर निकालिए। नॉर्मली मौसम बदलता है, घर बदलता है, स्कूल बदलता है, एग्जाम्स आते हैं, मतलब सिचुएशंस बदलती हैं, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। 1 महीना पीरियड नहीं आए, 1 महीना इरेगुलर हो गए, माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। कुछ चीजों को नॉर्मल होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हो गई हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। इसी तरह से एक पीसीओएस भी ना एक लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा हो गई है कि इसका डर जो है वो आपको और ज्यादा इसके प्रोन कर देता है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा कामनेस बढ़ा दीजिए। आजकल सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं, उसका बड़ा अच्छा आता भी है। बच्चों के साथ बैठो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट बनाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि आपको थोड़ी सी कामनेस आए आपके अंदर, आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये सच बता रही हूँ, डॉक्टर होके कह रही हूँ मैं कि दिमागी शांति बहुत जरूरी होती है, आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अपने बच्चों के साथ बैठना, समय बिताना, और क्वालिटेटिव टाइम की, मतलब ये नहीं कि पूरा दिन घर में ही तो थे, कहाँ गए, लेकिन बैठ के उसके दोस्त नहीं बने ना। और दूसरी बात कि पहल आप ही को करनी है, बच्चे से उम्मीद मत करिए, बच्चा बहुत छोटा है। पहल माँ बाप को करनी है, चेंज हमें होना है, बच्चा तो अपनी तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। तो थोड़ी सी अपने आप को एक्सेप्टेंस लाके इस चीजों पे करिए, तो आपके बच्चे को भी स्ट्रेस कम होगा, और शायद स्ट्रेस कम होगा तो पीसीओडी भी कम होगा। कुणाल जी। हाय, गुड इवनिंग मैम। माय नेम इज कुणाल। एक क्वेश्चन, एक एस्पेक्ट जो आई थिंक कवर नहीं हुआ है सेशन में, एक चीज़ है कि अपने बच्चे को अवेयर करना, अपने बच्चे को बताना कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, कंसेंट एंड एवरीथिंग। एक होता है कि
स्कूल में लाइक इन टीनेज स्पेशली देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन कुछ, तो द अदर पार्टनर इज नॉट टेकिंग कंसेंट एंड टेकिंग एडवांटेज, तो उस केस में लाइक माय चाइल्ड इज राइट, बट जिससे अट्रैक्शन है उस वो पार्टनर मे बी एडवांटेज ले रहा है या कुछ उसकी कंसेंट से नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या काउंसलिंग हो? क्योंकि सिंस अट्रैक्शन है तो एकदम से अगर मैं बोलूँ कि डोंट टॉक टू दैट पर्सन और डोंट गो टू दैट पर्सन, तो वो बैकफायर होगा ऑब्वियसली। सो उस केस में क्या अप्रोच होनी चाहिए? यस, जैसे मैंने भी अभी मैम के केस में भी बताया था, जब 14 साल के बच्चे की बात की, तो इसमें आपको ये तो कहना ही नहीं है, उसको बताना है, मतलब उसको उल्टा ये बताना है कि तुम्हें उसकी बातें एकदम नॉर्मल लगती हैं, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बस इसमें थोड़ा सा ये और होता तो ज्यादा बेहतर रहता। आप जब भी बताओ ना तो पहले उसकी अच्छी पॉजिटिव बातें बताओ कि अच्छा है तुम्हारे पास एक दोस्त है, अच्छा है तुम्हारे पास कोई शेयर करने वाला है, हमारे टाइम में तो हमारे पास कोई दोस्त नहीं था, अच्छा है ये चीजें। बस इसमें एक चीज मुझे जो थोड़ी सी लगती है, अगर ये और होता तो बहुत अच्छा होता। तो आप ना अगर बहुत सारा टाइम ये बोलते हो ये गलत है वो गलत है, तो फिर कान ही नहीं दिया जाता। आप 10 चीजें अच्छी बोल के अगर किसी के दोस्त बनते हो, पहले उसका ये बताओ ये दोस्त तो बड़ा अच्छा है, चलो उसके साथ किसी दिन बैठते हैं, ये करते हैं, तो बस उसको एक बार हल्के से बोल दो कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी कंसेंट भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी, है ना। तो बेटा आज अगर तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को इतना बो डाउन कर दोगे तो कल तुम्हें शायद दिक्कत आएगी। तो जैसे हो अपने स्टैंड पे खड़े रहो, किसी के लिए बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, अपनी डिग्निटी के साथ। अगर उसके साथ भी वो तुम्हें सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो तुम्हारी अपनी नजर में जो इज्जत है, वो जो रेस्पेक्ट है, वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने सामने वाले के अट्रैक्शन में आके बहुत ज्यादा अपने आप को झुका लिया तो कल तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे जब सामने वाला नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब तुम नहीं कर रहे तो वो उससे कैसे उम्मीद करोगे, तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो आज हो सकता है इस चीजों में तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कल क्योंकि तुम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते या देख सकते, मैं अपना पास्ट देख सकता हूँ। और ये चीज मैंने बहुत करीब से देखी है कि जब हम बहुत ज्यादा किसी के लिए बह जाते हैं तो बाद में हमें दुख होता है कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए इस बीच में, जो हमें बहुत खटकता है। तो अपनी रिस्पेक्ट करना जरूर सीखना चाहिए। जिसको तुम्हें इसके साथ एक्सेप्ट करना है वो तुम्हें तब भी करेगा अगर वो तुम्हारा अच्छा सोचता है। तो मुझे लगता है कि हो सकती हैं चीजें।